पुस्तक 9 अध्याय 9 क्लेश का स्थान। कमजोर लोग अपने आदर्शों को अपने कार्यों पर नियंत्रण करने देते हैं, लेकिन मजबूत लोग अपने कार्यों से अपने आदर्शों को नियंत्रित करते हैं। इच्छा के विरुद्ध कार्य करना। किन्यू को इसी तरह तब तक चलना होगा जब तक वह दुनिया के शिखर पर न पहुंच जाए और कोई उसे धमका न सके। तभी वह आजादी से अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाएगा। कमरे के दरवाजे से किंदे शांति से किन्यू को देखता है, जो आंगन में तारों वाले आकाश को देख रहा है। किन्यू आकाश में तारों को देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अत्यंत दृढ़ता है। अचानक वह एक हल्की सी मुस्कान देता है। क्या उल्कापिंड के आंसू ने भी मुझ में बदलाव महसूस किया है? भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शांति से उसका सामना करूंगा, चाहे आसमान टूट जाए और जमीन बिखर जाए। उसे लगता है कि उल्कापिंड के आंसू की ऊर्जा बदल गई है और उसके और उल्कापिंड के आंसू के बीच का संबंध एक स्तर और गहरा हो गया है। एक पल में किन्यू की मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। मध्य कोंगमिंग चरण की मानसिक स्थिति। 5 महीनों में 6 में से 9 स्वर्गीय क्लेश। किन्यू के मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। जब उसकी मानसिक स्थिति अचानक प्रारंभिक कोंगमिंग अवस्था से मध्य कोंगमिंग अवस्था में पहुंच गई, तो उसे अचानक लंबे समय से प्रतीक्षित 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश का भी आभास हुआ। ये ठीक 5 महीने बाद आने वाला है। हालांकि इस समय किन्यू बिल्कुल भी खुश नहीं है। भविष्य में उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये क्लेश तो बस एक छोटी सी घटना है, और 9 डायमंड्स हॉल की डीनाई, जो अब उसे परेशान कर रही है, उसके जीवन की राह पर एक छोटा सा मोड़ मात्र है। अगर किन्यू वह काम नहीं करना चाहता था जो वह कर रहा है, अगर वह कमजोर होता, तो उसे जीवन का आनंद लेने और किसी भी चीज की चिंता न करने के लिए बस प्राकृतिक सुंदरता के किसी कोने में चुपचाप अभ्यास करना पड़ता। हालांकि अगर वह सचमुच ऐसा करता, तो शायद उसके पास अपने रिश्तेदारों को किसी ताकतवर व्यक्ति द्वारा जान का खतरा बनते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए किन्यू ने अपने रिश्तेदारों और भाइयों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत इंसान बनने का फैसला किया है। जब उसने ये फैसला लिया, तो उसी समय उसका रास्ता भी तय हो गया। लड़ाई, खून की प्यास, ठंड, पागलपन, इच्छा के विरुद्ध काम, हत्या, खतरे, ये सब किन्यू के रास्ते की चीजें हैं। ये उसकी अपनी पसंद है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे खुद ही इनके लिए जिम्मेदार होना होगा। किन्यू अपनी पवित्र भावना का चरम विस्तार करता है। मध्य कोंगमिंग अवस्था तक पहुंचने के बाद इसकी सीमा अत्यंत विस्तृत हो जाती है, जो पूरी राजधानी को कवर कर सकती है। अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि शाही महल में राजकुमार शांति से सो रहे हैं और उसका भाई किन जीन गंभीरता से राजगद्दी के स्मारकों को दुरुस्त कर रहा है। उसका बड़ा भाई किन फेंग चुपचाप अभ्यास कर रहा है। शांति और खुशी। किन्यू को अपने रिश्तेदारों को खुशी से रहते हुए देखकर ही अपनी पसंद पर संतुष्टि महसूस होती है। यह ऐसा है जैसे जब वह बच्चा था तो उसने अपने पिता की स्वीकृति और मुस्कान पाने के लिए लगभग 10 वर्षों तक बाह्य अभ्यास किया था। अब वह अपने रिश्तेदारों और भाइयों की मुस्कान देखने के लिए अनिश्चित समय तक ताकतवर रास्ते पर चल रहा है। समय बीतता जाता है। राजकुमार यू के भवन में किन्यू को 6 में से 9 स्वर्गीय विपत्ति का आभास होने के 1 महीने बाद जू युआन और लियर गो खेल रहे हैं। किन्यू के मानक की तुलना में जू युआन का गो कौशल स्पष्ट रूप से कहीं अधिक मजबूत है। अब वह पहले से भी ज्यादा तेज दिमाग वाला है, क्योंकि उसने बेस बिल्डिंग पिल लेने के बाद अभ्यास शुरू कर दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका गो कौशल भी बेहतर हो गया है। हाँ, मैं हार गया मिस लियर, आपकी गो स्किल वाकई बेहतरीन है। जू युआन हंसते हुए हार मान लेता है। आपका हुनर तो साफ तौर पर निखर गया है अंकल जू। मुझे लगता है कि आप राजधानी के गो देवता से बस थोड़े कमजोर हैं। ली एर मुस्कुराते हुए गो के टुकड़े इकट्ठा करता है। खेल समाप्त होने के बाद किन्यू, लियर और जू युआन एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। क्या तुम 4 महीने बाद 6 में से 9 स्वर्गीय क्लेश से गुजरने वाले हो? जू युआन चौंक गया और अपनी सामान्य शांति और सहजता खो बैठा। किन्यू मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए बोला, क्या बात है अंकल जू, क्या ये सिर्फ 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश नहीं है? इस पर इतना हंगामा करने लायक नहीं है। ली एर भी किन्यू को देखता है और थोड़ा परेशान होकर कहता है, किन्यू, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम क्लेश से गुजरने वाले हो। किन्यू चौंक जाती है। जब वह उसे बड़े भाई किन्यू की बजाय किन्यू कहती है, तो जाहिर है कि वह नाराज हो गई है। मेरी वर्तमान शक्ति को देखते हुए उस 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश पर विजय पाना बहुत आसान होना चाहिए, बशर्ते कि कोई अजीब बदलाव न हो जाए, जैसा उस दिन जियाओ ही के साथ हुआ था। फिर भी मैं पूरी ताकत लगाकर इसका सामना कर पाऊंगी। किन्यू पूरी तरह आश्वस्त है। ली एर उसे काफी देर तक देखता है, फिर आह भरते हुए कहता है, बड़े भाई किन्यू, सावधान रहो। तुम्हारा स्वर्गीय क्लेश निश्चित रूप से उतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। हालांकि जू युआन कहता है, जियाओ यू, मैं अभी एक योजना लेकर आया हूँ जिससे डीनाई को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है और उसे मार भी दिया जा सकता है। ओह, उसकी आंखें चमक उठी। किन्यू बोला, जल्दी बताओ अंकल जू, बात घुमा फिराकर मत बोलो। असल में तुम्हारी अच्छी योजना क्या है? जब तक इस डीनाई वाले को नौकरी से नहीं निकाला जाता, मुझे हमेशा थोड़ी चिंता रहती है। जू युआन अपने पंख वाले पंखे को लहराते हुए आत्मविश्वास से कहता है, जियाओ यू, तुमने जो कहा उसके मुताबिक तुम और हो फी ही वो लोग हैं जिन्हें डीनाई सबसे ज्यादा मारना चाहता है, क्योंकि तुम दोनों ने उसके भाइयों को मार डाला था, लेकिन उसकी ताकत तुमसे कमजोर है, इसलिए उसके पास कोई मौका ही नहीं है। इसलिए आपको केवल ये जानकारी लीक करनी होगी कि आप कष्टों से गुजरने जा रहे हैं। जू युआन ने किन्यू को आश्वस्त होकर देखा। किन्यू की आंखें चमक उठीं। हाँ, यह सही है।
दीनाई मुझसे और फीफी से सबसे ज्यादा नफरत करता है, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए वह पानी के नीचे जियुयाओ की दुनिया में किसी जगह कछुए की तरह छिपा हुआ है। अगर उसे मेरे कष्ट का समय और स्थान पता चल जाए तो वह जरूर आएगा। किन यू ने पहले ही दीनाई के बारे में ध्यान से सोच लिया है। जिंदगी और मौत, बदला लेने की खातिर दीनाई इनकी बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। वह किन कबीले के सदस्यों को सिर्फ किन यू को दुखी करने के लिए मारना चाहता है। अपनी नफरत को व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करने के लिए किन यू को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की तुलना भला कैसे की जा सकती है। ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि लियर ठंडे स्वर में कहता है। किन यू चौंक गया। किन यू, तुम इस विपत्ति को लेकर लापरवाह नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था, ये 6 में 9 स्वर्गीय विपत्तियां निश्चित रूप से उतनी आसान नहीं होंगी जितनी तुम सोच रही हो। क्या तुमने जियाओ हेई की 6 में 9 स्वर्गीय विपत्तियां नहीं देखी? अगर तुम दीनाई को अपनी ओर आकर्षित करोगी और अगर वह तुम्हारे विपत्ति से गुजरने का फायदा उठाकर तुम पर हमला करेगा तो तुम सचमुच मुश्किल में पड़ जाओगी। उसकी आंखें तत्परता से भरी हैं। किन यू का दिल खुश हो गया। चिंता मत करो मिस लियर, मैंने ये योजना इसलिए बनाई है ताकि स्वाभाविक रूप से मैं जियाओ यू को खतरे का सामना न करने दूं। जब समय आएगा तो मैं हम में से सबसे शक्तिशाली होऊफी को एक तरफ छिपने दूंगा। अगर दीनाई प्रकट हुआ तो होऊफी उसे तुरंत मार गिराएगा। जू युआन ने उदासीनता से कहा। लेकिन ली र कहता है, उसे कुचलकर मार डालूं। वह दीनाई फीफी जितना शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन बदला लेने के लिए बेताब है। वह हर हथकंडा अपनाएगा। अगर वह खुद को उड़ा ले तो शायद वह किन यू को प्रभावित कर पाएगा। इसके अलावा उस कष्ट से गुजरना बेहद खतरनाक होगा, इसलिए अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह भयानक होगा। जू युआन चौंका और फिर किन यू की ओर देखा। जियाओ यू, मेरी यह योजना थोड़ी ज्यादा ही दुस्साहसी है। चलो फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं करते। पहले तो उसने सोचा कि किन यू बहुत आसानी से क्लेश पर विजय पालेगा, लेकिन अब लियर ने जो कहा उसके अनुसार वह क्लेश इतना असाधारण रूप से खतरनाक लगता है कि यदि किन यू थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेगा तो संभवतः वह असफल हो जाएगा और उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। लियर भी किन यू को घूरता है। ठीक है, मैं इस योजना का उपयोग नहीं करूंगी। ठीक है, किन यू मुस्कुराते हुए उससे कहती है। सागर तल पर उस अनाम पर्वत श्रृंखला में किन यू को कष्ट सहना पड़ेगा। दीनाई चौंक गया। फिर उसने अचानक यान शिन की बाहें पकड़ लीं और आंखें फाड़कर बोला, उस किन यू वाले को कष्ट सहना पड़ेगा। क्या ये 6 में 9 स्वर्गीय कष्ट हो सकता है? यान शिन, तुम इस मामले में मजाक नहीं कर सकते। सच बताओ। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो वह लोगों को निगल जाना चाहता हो। दीनाई को इस हालत में देखकर यान शिन जल्दी से बोला, घाटी के स्वामी, मुझे जो खबर मिली है उसके अनुसार किन यू नामक व्यक्ति ने 3.5 महीने बाद कहा था कि वह कियानलोंग महाद्वीप छोड़कर स्टोन क्रेन द्वीप जाएगा, जो महाद्वीप के अपेक्षाकृत पास है, और वहां कष्ट सहेगा। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर यह खबर फैलाई है। 3.5 महीने बाद स्टोन क्रेन द्वीप पर। दीनाई धीमी आवाज में बुदबुदाता है, फिर अपना सिर ऊपर उठाता है। उसकी आंखें ठंडक से चमक रही हैं। जानबूझकर खबर फैलाई? बेशक, मुझे पता है कि किन यू ने जानबूझकर ऐसा किया है। अगर उसने इस विपत्ति की खबर नहीं फैलाई होती तो हमारे खुफिया तंत्र के चलते हमें इसके बारे में कैसे पता चलता? घाटी के मालिक, वह किन यू लड़का निश्चित रूप से आपको अपने पास आने के लिए लुभाना चाहता है। यान मो ने दृढ़ता से कहा। दीनाई ठंडी हंसी के साथ कहते हैं, बेशक मैं जानता हूं कि वह मुझे बहकाना चाहता है। घाटी के मालिक यान शिन और यान माओ आश्चर्यचकित हैं। दीनाई की आंखें सिकुड़ गईं। उस समय मेरे तीनों बड़े भाइयों ने मुझे जो जानकारी भेजी थी उसके अनुसार किन यू किन राजवंश का एक पुत्र है। उसे अभ्यास करते हुए 100 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में ही वह इतनी शक्ति प्राप्त कर चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे और उसके बीच शक्ति का अंतर और बढ़ता ही जाएगा और बदला लेने की मेरी उम्मीद भी कम होती जाएगी। यान शिन और यान माओ चुप हो जाते हैं। वे वाकई किन यू की जानकारी जानते हैं। इतने कम समय से अभ्यास करते हुए ही वह पहले से ही इतनी ऊंची शक्ति पर है। अगर वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो दीनाई और उसके बीच का अंतर और भी बढ़ता जाएगा। उस होऊफी की बात करें तो वह एक असाधारण दिव्य राक्षस है। उस समय मैं और मेरे भाई मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। मेरे बड़े भाई के अनुसार वह कई साल पहले 6 में 9 स्वर्गीय क्लेशों से गुजर चुका है। अब वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा, इसलिए मैं अब उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। घाटी के मालिक, बदला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यान शिन और यान माओ चिंतित हो गए हैं। हालांकि दीनाई ठंडे स्वर में कहते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अलग हूँ। अगर मैं कार्रवाई में नहीं लगा रहा तो बाद में मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। यान शिन, यान माओ, इस समय मैं सिर्फ किन यू के रिश्तेदारों की जान लेने की योजना बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि किन यू और होऊफी के सामने मेरा कोई बस नहीं है। लेकिन मैं किन यू के रिश्तेदारों को सीधे तौर पर मार भी नहीं सकता। हो सकता है कि किन यू और होऊफी राजधानी में मुझ पर हंस रहे हों। दीनाई पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, मैं किन यू के रिश्तेदारों को मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस यहीं रह सकता हूँ। मेरे यहाँ रहने का क्या फायदा? मैं बिल्कुल बेकार हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मैं जाकर उस उम्मीद की किरण को पकड़ लूँ। यान शिन, यान मो। दीनाई अचानक 2 यान भाइयों को घूरता है। हाँ, घाटी मास्टर, वे उसकी ओर देखते हैं। तुम दोनों ध्यान से सुनो। अगर मैं घाटी में भी रहूं तो भी मुझे किन यू के रिश्तेदारों को मारने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी।
इसलिए बाद में तुम घाटी के मामलों की जिम्मेदारी संभालोगे और स्पेक्टर के मामलों को संभालोगे। याद रखना, किम यू के रिश्तेदारों को मार डालना। डी9 की आंखें लाल हो गईं। जहां तक मेरी बात है, मैं बदला लेने के इस एकमात्र मौके का फायदा उठाने जा रहा हूँ। किम यू एक जाल बिछा रहा है, लेकिन इंसान की चतुराई कभी भी हद पार कर सकती है। क्या उसने कभी यह कहावत सुनी है, अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं उसे मुसीबतों से उबरने में नाकाम कर दूंगा, इस तरह उसकी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। तुम दोनों मुझसे वादा करो कि तुम घाटी पर कब्जा करोगे और किम यू के रिश्तेदारों को मार डालोगे। डी9 यान शिन और यान माओ को घूरता है। वह उन्हें वचन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वचन देने के बाद शिवजेनिस्ट अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। यान शिन और यान माओ एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन डी9 की आंखों में उस भयानक नजर को देखकर उनके पास कसम खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने मना किया तो वह शायद उन्हें तुरंत मार डालेगा, क्योंकि वह पहले ही जुनूनी हो चुका है। मैं यान शिन स्वर्ग की शपथ लेता हूँ कि मैं घाटी के मामलों को अपने हाथ में ले लूंगा और किम यू के कबीले के सदस्यों को मारने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर मैंने कभी ऐसा किया तो स्वर्ग से वज्रपात से मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी। मैं यान माओ स्वर्ग की शपथ लेता हूँ कि मैं घाटी के मामलों को अपने हाथ में ले लूंगा और किम यू के कबीले के सदस्यों को मारने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर मैंने कभी ऐसा किया तो स्वर्ग से वज्रपात से मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी। दोनों भाई एक ही समय पर प्रतिज्ञा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब डी9 ये देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब से मैं कुछ गुप्त आक्रामक हथियार बनाने के लिए खुद को अलग थलग कर लूंगा। घाटी के मामले में तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब वह दिन आएगा मैं खुद ही प्रकट हो जाऊंगा। याद रखना, मुझे कभी परेशान मत करना। वह अपनी बड़ी आस्तीन लहराता है और तुरंत वहां से चला जाता है। यान शिन और यान माओ एक दूसरे को देखते हैं। उनके दिलों में कड़वाहट है। पहले तो उन्होंने योजना बनाई थी कि अगर उस दिन डी9 की मृत्यु हो गई तो वे सब कुछ त्याग कर शांति से जीवन बिताएंगे, लेकिन अब डी9 ने उन्हें एक प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए अगर उन्हें उसे तोड़ने की इजाजत भी मिले तो वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। राजकुमार यू की हवेली। किम यू और हो फी सीधे उड़ जाते हैं। उनके नीचे किन दे, किन फैंग, किन झेंग, ली एर और बाकी सभी उन्हें देख रहे हैं। किम यू को जाते देख ली एर निराशा में अपना सिर हिलाती है और मन ही मन खुद से कहती है, बड़े भाई किम यू, तुमने तो वो खबर भी फैला दी। मुझे नहीं लगा था कि तुम डी9 को मारने के लिए खुद को खतरे में डालोगे, लेकिन फी तुम्हारे साथ है और वो चीज तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश के दौरान ज्यादा परेशानी नहीं होगी। किम यू और हो फी एक साथ उड़ रहे हैं। फे उस स्टोन क्रेन द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम अपनी पवित्र भावना को हर समय फैलाए रखोगी। अगर वह डी9 आदमी प्रकट हो तो उसे मेरे लिए तुरंत कुचल देना। हालांकि मैं उससे नहीं डरती। मुझे लगता है कि ली र ने जो कहा वह सही है। ये 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर होगा। किम यू के भाव गंभीर हैं। चिंता मत करो बड़े भाई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस डी9 को तुम्हें छूने नहीं दूंगा, हो फी ने आत्मविश्वास से कहा। किम यू मुस्कुराया। दरअसल दिल ही दिल में उसने हमेशा डी9 को नीची नजर से देखा है। यदि यह डी लॉन्ग या डी जियान होता तो उसे थोड़ा ध्यान देना पड़ता, लेकिन ये डी9 है, इसलिए खतरे का स्तर स्वाभाविक रूप से कम है। इसके अलावा 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश के बाद हो फी डी लॉन्ग और डी जियान को अपनी छड़ी के एक वार से भी संभाल सकता था, अगर वे खुद वहां आए। इस बार जियो हेई नहीं जाता, क्योंकि किम यू ने उसे किंडे और बाकियों की रक्षा के लिए पीछे रहने के लिए मजबूर किया था। उसे चिंता थी कि डी9 इस बात का फायदा उठाएगा कि राजधानी में बहुत कम विशेषज्ञ होंगे जो राजधानी पर हमला कर सकें, जो भयानक होगा। कियान लॉन महाद्वीप से उड़ान भरकर कुछ देर दक्षिण की ओर जाने के बाद उन्हें एक निर्जन टापू दिखाई देता है। इस टापू पर एक प्राकृतिक रूप से निर्मित पर्वत शिखर है जो सारस जैसा दिखता है, इसलिए इसे स्टोन क्रेन द्वीप कहा जाता है। यह वह स्थान भी है जिसे किम यू ने कष्ट सहने के लिए चुना था। B9C9 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 10 छठा वज्र। स्टोन क्रेन द्वीप। किम यू अपने स्थानिक वलय से सावधानीपूर्वक हरी लकड़ी के 6 टुकड़े निकालता है। वे सभी हरे प्रकाश से चमक रहे हैं। जाहिर है कि वे कोई साधारण वस्तुएं नहीं हैं। फिर वह उन 6 हरे लकड़ी के टुकड़ों को अपने चारों ओर 6 अलग अलग जगहों पर चिपका देता है और हस्त संकेत और प्रतिबंधात्मक मंत्रों का प्रयोग करके एक विशाल संरचना बनाता है। एक तरफ हो फे फुसफुसाता है, ओह मेरे बड़े भाई, ये 6 ओरिजिन्स डिफेंसिव वुड फॉर्मेशन है। हालांकि किम यू उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। 6 ओरिजिन्स डिफेंसिव वुड फॉर्मेशन एक उच्च स्तरीय विशाल डिफेंसिव फॉर्मेशन है। मैंने बहन ली एर से डिफेंसिव वुड के 6 टुकड़े मांगे थे, लेकिन उसने कहा कि उसके पास पर्याप्त नहीं है। पता चला कि उसने वो तुम्हारे लिए रख लिए हैं। हो फेई बहुत नाराजगी से कहती है। किम यू उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव है। ये 6 ओरिजिन्स डिफेंसिव वुड फॉर्मेशन उसे किसी और ने नहीं बल्कि ली एर ने उसके जाने से पहले दिया था। इससे पहले उसने कुछ डिफेंसिव फॉर्मेशन भी तैयार किए थे, लेकिन उनके और इस फॉर्मेशन के बीच का गैप वाकई बहुत ज्यादा है। दरअसल इस 6 ओरिजिन्स डिफेंसिव वुड फॉर्मेशन को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस मुश्किल काम है डिफेंसिव वुड इकट्ठा करना। रक्षात्मक लकड़ी के एक टुकड़े की तुलना एक उच्च श्रेणी के क्रिस्टल से की जा सकती है। 6 टुकड़ों की तो बात ही छोड़िए, चलो अभी के लिए संरचना के रक्षात्मक कार्य को सक्रिय न करें।
मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए छठे वज्रपात तक इंतजार करने में देर नहीं लगेगी। किन यू मन ही मन एक निर्णय लेता है। उसके लिए शुरुआत में बिजली के हमले से निपटना बहुत आसान होना चाहिए, इसलिए शुरुआत में इस संरचना का उपयोग करना भी उचित नहीं है। अभी 3 दिन बाकी हैं, इसलिए किन यू कतार में पैर क्रॉस करके बैठ जाता है और ध्यान में प्रतीक्षा करता है। हो फी लगभग ऊब चुका है, लेकिन वह केवल स्टोन क्रेन द्वीप पर घूम सकता है, फिर एक तरफ लेट सकता है, पैर क्रॉस करके आराम कर सकता है। काका टिल्ड 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 पत्थर का दरवाजा खुलता है। जैसे ही दी नाई गुप्त कमरे से बाहर निकलता है, एक ठंडी भयावह आभा फैल जाती है। इस कमरे में जाने से पहले की तुलना में अब वह थोड़ा ठंडा है और उसकी हत्या की मंशा थोड़ी प्रबल है। उसके आसपास का वातावरण ही भयावह है। घाटी मास्टर यान शेन और यान माओ ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा। पिछले कई दिनों से वे दी नाई के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार वे भी जानते हैं कि किन यू को कुछ ही दिनों में अपनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यान शिन, यान माओ, उन 6 संरक्षकों से कहो कि वे यहाँ आएं। दी नाई ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में तुरंत आदेश दिया। हाँ, थोड़ी ही देर में घाटी के 6 संरक्षक दी नाई के सामने आ पहुंचते हैं। सभी बहुत सम्मानपूर्ण दिखाई देते हैं। आज मैं किन यू को मारने के लिए घाटी छोड़कर जा रहा हूँ। दी नाई के शब्दों ने 6 संरक्षकों को तुरंत चौंका दिया, लेकिन उनके चेहरे के भाव अभी भी ठंडे थे। उन्होंने आगे कहा, तुम 6 को घाटी के 2 उपस्वामी के आदेशों को ईमानदारी से मानना होगा और किन कबीले के सदस्यों को मारने के लक्ष्य के लिए सब कुछ करना होगा। 6 अभिभावक एक साथ आदरपूर्वक आदेश स्वीकार करते हैं। हालांकि दी नाई ठंडी हंसी के साथ कहती है, इस बार ये कहना मुश्किल है कि मैं जिंदा रहूंगी या मरूंगी। हालांकि तुमने इस तरह आदेश स्वीकार कर लिया है, फिर भी मैं निश्चिंत नहीं हूँ। इसलिए तुम्हें अभी यहीं प्रतिज्ञा लेनी होगी। जो भी इनकार करेगा उसका हश्र क्या होगा, इसकी कल्पना करना आसान है। वे 6 रक्षक बहुत भयभीत हो जाते हैं, इसलिए वे सभी बिना देरी किए प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण वे अपनी इच्छानुसार आदेश की अवज्ञा करने का साहस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, याद रखना, अगर कोई गद्दार बन जाए तो दूसरे उसे मार सकते हैं। दी नाई कई बार पागलों की तरह हंसता है, फिर एक हरकत के साथ उसका शरीर सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। 6 संरक्षक और 2 घाटी उपस्वामी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या कहें। दी नाई स्टोन क्रेन द्वीप से दूर पानी के एक क्षेत्र में चुपचाप इंतजार कर रहा है। किन यू, मैंने इतने सारे आक्रामक तावीज और आक्रामक कार्ड बनाने में बहुत सारा सामान खर्च किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस विपत्ति से कैसे बच पाते हो। समुद्र की तलहटी में दी नाई की आंखों में बहुत ही ठंडी और भयावहता है। मूल रूप से वह केवल मध्य डोंगक्सू अवस्था में था, लेकिन अपनी घृणा से प्रेरित होकर वह अप्रत्याशित रूप से उस सीमा को पार कर उत्तर डोंगक्सू अवस्था तक पहुंच गया है। इस बार बदला लेने के लिए ये भी दी नाई का एक तुरुप का पत्ता है। उम्मीद है कि बड़े भाई किन यू इस 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश से गुजरते समय कोई बड़ी गलती नहीं करेंगे। लियर अपने कमरे में भौहें चढ़ाए इधर उधर टहल रही है। वह भी फिलहाल शांत नहीं हो पा रही है। स्टोन क्रेन द्वीप। पहले तो सूरज नीले आसमान में ऊपर चमक रहा था, लेकिन पल भर में ही आसमान एक स्तर नीचे गिरता हुआ सा लगने लगा। स्टोन क्रेन द्वीप के कई हजार ली के दायरे में फैला पूरा आसमान गहरे लाल रंग का हो गया और इस गहरे लाल आसमान की ऊर्ध्वाधर धुरी पूरे द्वीप से होकर गुजरने लगी। किन यू, जो पैर मोड़कर और आंखें बंद करके बैठा है, अपनी आंखें खोलता है और ऊपर देखता है। 6 में से 9 स्वर्गीय क्लेश पहले से ही शुरू हो चुका है। वह खड़ा हो जाता है और अपना पूरा ध्यान क्लेश पर केंद्रित करता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। स्टोन क्रेन द्वीप के चारों ओर लहरें तेजी से ऊपर उठती हैं। कई दसियों से लेकर लगभग 100 मीटर ऊंची और द्वीप के हर हिस्से पर जोरदार धमाकों के साथ टकराती हैं, जिनकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी होती है। पूरी दुनिया मानो अराजकता के शोर से भर जाती है। गहरे लाल आकाश में अनगिनत सर्पाकार विद्युत चिंगारियां नाच रही हैं। अकस्मात वाह, हवा में एक आदमी की सूंघने जैसी आवाज गूंजती है। तेज हवाएं तुरंत गायब हो जाती हैं और बड़ी लहरें भी बहुत तेजी से शांत हो जाती हैं। कुछ ही देर में स्टोन क्रेन द्वीप के आसपास का इलाका शांत और सुहावना हो जाता है, जहां कोई लहरें नहीं हैं। सभी विद्युत चिंगारियां भी गायब हो गई हैं, क्योंकि अभी अभी एक सांस में वे अप्रत्याशित रूप से उस क्लेश बादल में पूरी तरह से समाहित हो गई थीं। काले बैंगनी क्लेश बादल। बड़े भाई, पिछली बार जब मैं कष्ट से गुजरा था तो वह बादल इतना काला नहीं था और न ही उसने आसमान में चमकती बिजली को इतनी तेजी से अवशोषित किया था। लगता है यहाँ कुछ असामान्य है। सावधान रहना, हो फेई दूर से चेतावनी देता है। किन यू अपना सिर हिलाता है और अपने आसपास जमीन पर पड़े रक्षात्मक लकड़ी के 6 टुकड़ों को देखता है। फिलहाल संरचना की रक्षा अभी सक्रिय नहीं हुई है। हीरा ही हीरे को काटता है। इस उच्च स्तरीय रक्षात्मक संरचना का इस्तेमाल निश्चित रूप से छठे वज्र के हमले से बचाव के लिए अंतिम क्षण में किया जाना चाहिए। फेई, अपनी पवित्र इंद्रियों का उपयोग करके मुझे ध्यान से देखो। अगर तुम्हें उस दी नाई आदमी का कोई निशान मिले तो उसे तुरंत मार डालो। तुम्हारा मिशन दी नाई को मारना है। विचलित मत हो, किन यू पवित्र इंद्रियों के माध्यम से कहती है और फिर वज्रों से लड़ने की तैयारी शुरू कर देती है। 6 में से कोई भी वज्र पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली होगा। स्वाभाविक रूप से किन यू अपने शरीर से पहले सबसे कमजोर वज्र का प्रतिरोध करेगा। अगर उसका शरीर पहले वज्र को भी नहीं झेल सकता तो उसे बाकी 5 वज्रों को झेलने की कोई जरूरत नहीं होगी। धमाका। एक धमाका सुनाई देता है। पानी की टंकी जितनी मोटी एक विशाल बैंगनी बिजली किन यू के शरीर पर गिर चुकी है।
पल भर में उसका पूरा शरीर बिजली से नहा जाता है, जिससे वह वज्र देवता जैसा दिखने लगता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। बहुत बढ़िया, ये सचमुच बहुत बढ़िया लगता है। किम यू ने खुशी से आंखें सिकोड़ लीं। एक साधारण वज्र उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ है। पहले वज्र के प्रहार से उसके पूरे शरीर में एक सुन्नपन सा महसूस हुआ, जो मालिश करवाने से भी ज्यादा आरामदायक था। हालांकि 6 वज्रों में से पहला सबसे कमजोर होना चाहिए था, लेकिन वह पहले से ही थोड़ा कमजोर था। किम यू बुदबुदाता है। मुंह से ऐसा बुदबुदाने के बावजूद वह अभी भी क्लेश को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार जब क्लेश का बादल शुरू में बन रहा था तो उसमें बिजली बहुत तेजी से कौंध रही थी, और इसके अलावा वह इतना बैंगनी है कि काला दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि उसमें भयावह रूप से भारी मात्रा में ऊर्जा समाहित है। धमाका, दूसरा वज्रपात नीचे आता है। किम यू अभी भी अपने शरीर से उसका प्रतिरोध करता है। उसके शरीर के हर हिस्से में छोटी छोटी सुइयों जैसी विभिन्न घुमावदार विद्युत चिंगारियां उत्तेजित हो रही हैं। उसके पूरे शरीर के रोम छिद्र सिकुड़ रहे हैं। बिजली उसकी मांसपेशियों से होकर सीधे उसके शरीर के हर हिस्से में पहुंच रही है। किम यू का शरीर एक बार फिर बिजली से चमक रहा है। ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। किसी कारण से पहले 5 वज्र केवल इतने ही शक्तिशाली थे। किम यू पर विपत्ति आने से पहले ली एर ने उसे चेतावनी दी थी। उसने हो फी और शियाओ हेई को उनके 6 में 9 स्वर्गीय विपत्तियों का सामना करते हुए भी देखा था। हालांकि शियाओ हेई पर हमला करने वाला आखिरी तीर भयानक था, फिर भी वह शियाओ हेई की जान नहीं ले सका। जियाओ हेई और हो फी की तुलना में किम यू के पहले 5 वज्र भी कुछ हद तक कमजोर लगते हैं। क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। मैं गुरु द्वारा बताई गई बिजली शरीर प्रशिक्षण प्रक्रिया को 5वें वज्रपात के बाद ही पूरा कर पाया। मेरी योजना के अनुसार ये तीसरे वज्रपात के बाद ही पूरा हो जाना चाहिए था। किम यू मन ही मन भौहें चढ़ाए खुद से बात कर रहा था। उन्होंने तरल बैंगनी सोने का उपयोग करके बहुत सारे ताबीज बनाए और एक बड़ी संरचना स्थापित की, लेकिन अब तक उन्होंने केवल अपने शरीर का उपयोग करके पहले 5 वज्रपातों को झेल लिया है। कोई फायदा नहीं। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल जाता है। उसने तुरंत एक संभावना के बारे में सोचा। आमतौर पर स्वर्गीय क्लेश के बादल में मौजूद ऊर्जा को खत्म कर देगा। उस काले बैंगनी क्लेश वाले बादल के बारे में उसे और होफी दोनों को लगता है कि इसमें जियाओ हेई और होफी के क्लेश वाले बादलों से कहीं ज्यादा ऊर्जा है। इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि फिर भी इसके द्वारा उत्पन्न पहले 5 वज्र बहुत शक्तिशाली नहीं थे, यानी इसने ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की है। और इसका मतलब ये भी है कि वहाँ असाधारण रूप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा बची रहती है। बची हुई सारी ऊर्जा से छठा वज्र बनेगा। ये कितना भयानक होगा। धिक्कार है स्वर्ग, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? इन 6 वज्रों में से कोई भी पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुमने पहले ऐसे 5 कमजोर वज्र उत्पन्न करके अप्रत्याशित रूप से छठे वज्र के लिए ऊर्जा बचा ली है। वह छठा वज्र। किम यू को केवल बुरा एहसास है। कोई आश्चर्य नहीं कि लियर ने उसे चेतावनी दे दी। अब उसके पास गाली देने का भी समय नहीं है। बिना देर किए वह अपनी उंगली हिलाता है। उसकी छाती से खून की एक बूंद निकलती है। फिर वह 6 ओरिजिन्स डिफेंसिव वुड फॉर्मेशन शुरू करता है और उसे उसी समय अपने खून में मिला देता है। इस विशाल फॉर्मेशन को नियंत्रित करना और भी आसान हो गया है और इसकी शक्ति भी थोड़ी बढ़ गई है। 12 बिजली तोड़ने वाले तावीज, उम्मीद है कि ये कुछ हद तक कारगर होंगे। अगर बाकी सब नाकाम रहा तो मेरे पास अपनी आखिरी चाल के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उन्होंने कुछ आरक्षित चालें तैयार कर रखी हैं। ची टिल्डर। वह क्लेश का बादल मानो परिष्कृत हो रहा हो। बादल के भीतर से अचानक एक ज्वाला निकलती है जो फिर लगातार सिकुड़ने लगती है। इसी बीच बादल में लगातार बिजली की सर्पिलाकार चिंगारियां चमकने लगती हैं, लेकिन क्लेश का बादल उस ज्वाला की जलन के नीचे अभी भी सिकुड़ रहा है। स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। इस विपत्ति के स्वरूप को देखते हुए छठा वज्र निश्चित रूप से असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा। किम यू, ये कहना मुश्किल है कि तुम छठे वज्र से बच पाओगे या नहीं। इसके अलावा मैं तुम्हें एक जोरदार झटका दूंगा। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। डीनाई पानी के नीचे से आकाश का अवलोकन कर रहा है, इसलिए उसने आकाश में घटित होने वाली हर घटना को देखा है। ये समय के बारे में है। उसका शरीर अचानक बहुत तेजी से स्टोन क्रेन द्वीप की ओर दौड़ता है। वाह! क्लेश का बादल तेजी से सिकुड़ता है, लेकिन अंत में वह काले बैंगनी रंग की बिजली नहीं बन पाता। सीधे शब्दों में कहें तो घुलने मिलने के बाद वह एक नीली बिजली बन जाता है। ये हल्की नीली बिजली बहुत छोटी होती है, बस 2 उंगलियों जितनी मोटी। ये कलाई से भी छोटी होती है। यह अत्यंत छोटा पीला नीला बोल्ट फिर आसमान से किम यू के सिर पर गिरता है। ज्वलंत तलवार पहले ही दल से बाहर निकल चुकी है। इस समय तलवार चमक रही है और सीधे उस हल्के नीले वज्र की ओर बढ़ रही है। ज्वलंत तलवार और बेहद छोटा हल्का नीला वज्र आपस में टकराते हैं। तलवार अचानक एक धमाके के साथ पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है, मानो हथौड़े से कांच चकनाचूर हो गया हो। हालांकि हल्का नीला वज्र बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखता। किम यू के मुंह से तुरंत खून की एक बूंद निकलती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। धिक्कार है स्वर्ग, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। किम यू मन ही मन कोसता है, लेकिन उसका पूरा मन अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से पर केंद्रित है। सिर्फ एक ही टक्कर में उसका उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार ज्वलंत तलवार यूं ही अप्रत्याशित रूप से नष्ट हो गया। हालांकि यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि उसकी शक्ति का स्तर ज्यादा नहीं है। ये तो बस 6 में से 9 स्वर्गीय क्लेश है। ये थोड़ा ज्यादा ही भयावह है कि 6 में से 9 स्वर्गीय क्लेश इतने शक्तिशाली हो सकते हैं।
टकराना, वह अत्यंत छोटा हल्का नीला वज्र 6 मूल रक्षात्मक लकड़ी संरचना द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक अवरोध पर बमबारी करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की रोशनियां चमकती हैं। हल्के नीले वज्र और 6 रक्षात्मक लकड़ी के टुकड़ों का प्रकाश एक साथ मिल जाता है, लेकिन सुरक्षात्मक अवरोध की ऊर्जा अत्यंत तेजी से तरंगित होने लगती है। एक सांस तक टिके रहने के बाद सुरक्षा कवच टूट जाता है। उस हल्के नीले वज्र का रंग पहले ही थोड़ा बैंगनी हो चुका है। हालांकि किन्यू के लिए उस एक चाल को अंजाम देने के लिए एक सांस का समय पर्याप्त है। 12 बिजली तोड़ने वाले तावीज बाहर फेंक दिए गए हैं। धिक्कार है, चलो पूरी ताकत लगा देते हैं। किन्यू बाकी सब बातों की परवाह नहीं करता। अब उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि उसकी शक्ति को कितना बड़ा नुकसान होगा। किन्यू अपने दिल में जोर से चिल्लाता है। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में लिपट जाता है। अब किन्यू एक सुनहरा इंसान बन गया है। साथ ही पूरा स्टोन क्रेन द्वीप उसके पैरों तले कंपन करने लगता है। गड़गड़ाहट टिल्डर टिल्डर टिल्डर, उसके पैरों तले की चट्टान टूट जाती है। द्वीप के नीचे समुद्र तल की गहराई से एक ज्वाला निकलती है। ये कोर फ्लेम है जो समुद्र तल के सबसे गहरे हिस्से से आती है। तारकीय क्षेत्र, गतिशील कोर। किन्यू मन ही मन जोर से चिल्लाया। कोर फ्लेम तुरंत उसे पूरी तरह से ढक लेती है, मानो उसे जला रही हो। वह तुरंत अपने हाथ खोलता है और ऊपर की ओर 2 हथेलियां मारता है। 6 ओरिजिन्स डिफेंसिव वुड फॉर्मेशन को नष्ट करने के बाद वह बिजली का बोल्ट अब किन्यू के इस हमले से सीधे टकराता है। उसकी हथेलियों से प्रकाश की एक बड़ी सुनहरी किरण सीधे उस दिशा में निकलती है जिस दिशा में हथेलियां आगे बढ़ रही होती हैं। साथ ही प्रकाश की वह सुनहरी किरण गहरी जमीन में स्थित कोर फ्लेम को भी घेर लेती है। टकराना, प्रकाश किरण और वज्र का टकराव होता है। बूम 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 बूम, पूरा स्टोन क्रेन द्वीप फटने लगता है। किन्यू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे द्वीप में जोरदार चीखें गूंज रही हैं। D9 ने एक बहुत अच्छा मौका पकड़ा है। जब छठा वज्रपात हुआ तो उसने भी किन्यू पर हमला करना शुरू कर दिया। D9 ने हाथ हिलाकर ढेर सारे ताबीज और Z कार्ड निकाले। विस्फोट, वे बहुत तेजी से विस्फोट करते हैं। हो फी भी हैरान है। इतने सारे तावीज और शक्तिशाली Z कार्ड हैं, इन्हें बनाने में कितने खजाने लगे होंगे। हालांकि हो फी को नहीं पता कि इस अवसर के लिए D9 ने 9 दानव हॉल के खजाने का लगभग आधा हिस्सा खर्च कर दिया था। काका, मर जाओ। अपने शरीर की एक हरकत से हो फेई D9 के चेहरे पर पहुंचता है। उसकी काली छड़ी तुरंत हवा से D9 के सिर पर गिरती है। D9 का चेहरा क्रूर हो जाता है। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि यह एक जाल है, लेकिन उसके पास यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यही उसकी एकमात्र आशा थी। टिल्डर टिल्डर टिल्डर, D9 तुरंत एक विशाल बैंगनी दानव जलीय अजगर में बदल जाता है, जिसका शरीर न केवल बहुत लंबा है बल्कि बहुत मोटा भी है। हो फी की काली छड़ी बैंगनी दानव जलीय अजगर की कमर पर सीधे टकराती है। इतना शक्तिशाली भारी प्रहार झेलते हुए जलीय अजगर अपनी कमर मोड़कर आक्रमणकारी बल को यथासंभव बेअसर कर देता है, लेकिन उसके शल्क अभी भी टूटे हुए हैं, जिससे उसका खून बहने लगा है। एक और छड़ी चखो। हो फेई ने फिर से अपनी छड़ी D9 पर घुमाई। अचानक वह ड्रैगन जैसी चीख निकालता है। उसके मुंह से प्रकाश की एक सुनहरी किरण सीधे किन्यू की ओर जाती है। अप्रत्याशित रूप से रुकना। जब छठा वज्र और किन्यू का सबसे शक्तिशाली हमला टकराते हैं तो वे अप्रत्याशित रूप से एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, जिसके दौरान ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया रुक गई है और समय रुक गया है। तथापि धमाका, प्रकाश की सुनहरी किरण बिखर गई है। कोर फ्लेम चारों ओर बिखर गई है। वह वज्र जो काले बैंगनी रंग का हो गया है, किन्यू की हथेलियों पर पड़ता है, जिन्हें ऊपर उठाया गया है। किन्यू के हाथों में ज्वलंत दस्ताने हैं जो एक चमकदार रोशनी से चमक रहे हैं। उसकी तारकीय ऊर्जा चरम सीमा पर पहुंच गई है। हालांकि उसी समय एक उड़ती हुई तलवार उस पर गोली चलाती है। टकराना, किन्यू अपने हाथों से वज्र का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश करता है। ज्वलंत दस्तानों और अपनी अद्भुत ऊर्जा के बल पर वह अप्रत्याशित रूप से उसे फिर से रोक पाता है। पूफ, चूंकि किन्यू के पास बचने का समय नहीं है, उड़ती हुई तलवार उसकी छाती में घुस जाती है। ठीक इसी क्षण उड़ती हुई तलवार उसकी छाती में घुस जाती है और उसके शरीर में मौजूद तारकीय ऊर्जा एक बार हिल जाती है। ज्वलंत दस्ताने अब तारकीय ऊर्जा से आवेशित नहीं होते और इसलिए अप्रत्याशित रूप से तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किन्यू के हाथ और भुजाएं भी इतनी जोर से घायल हो जाती हैं कि वे तुरंत झुलस जाती हैं और काली पड़ जाती हैं। मरना, ये दृश्य देखकर अत्यंत क्रोधित हो फी बिना देर किए एक विशालकाय राक्षस में बदल जाता है। विशाल काली छड़ी को थामे और अपनी क्रूर शक्ति का उपयोग करते हुए वह बैंगनी दानव जलीय अजगर पर वार करता है। हालांकि इसी समय जलीय अजगर के मुंह से प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकलती है। टकराना, क्रोधित होकर हो फी अपनी विशाल काली छड़ी से उस जलीय अजगर को तुरंत कीमा बना देता है, जिससे खून एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इस बैंगनी दानव जलीय अजगर का भौतिक शरीर अब पूरी तरह से मृत हो चुका है। हालांकि कुछ क्षण पहले उसके मुंह से निकलती हुई सुनहरी प्रकाश किरण एक युवानयन है जो छोटी है और एक छोटी तलवार पकड़े हुए है। ये युवानयन कोई और नहीं बल्कि D9 की है और छोटी तलवार एक उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार है। बदला लेने के लिए, हालांकि मूल रूप से D9 के पास केवल एक ही उच्च स्तरीय पवित्र हथियार था, उसने अपने उच्च स्तरीय क्रिस्टल का उपयोग करके एक और उच्च स्तरीय पवित्र हथियार बनाया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वह किन्यू को मारना चाहता है। वाह, एक युवानयन अपने भौतिक शरीर की तुलना में तलवार को अधिक तेजी से चला सकता है।
हो फेई ने कुछ ही देर पहले जलीय ड्रैगन के शरीर को कुचल दिया था, लेकिन जब उसने युआनयन को देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। किन यू, मर जाओ। दी नाई की आंखें बहुत तेज जल रही हैं। पूरा युआनयन जलने लगा है। यह अपनी चरम गति पर पहुंच गया है, इसलिए अगर हो फी अपनी जान भी जोखिम में डाल दे तो भी वह इसे पकड़ नहीं पाएगा। एक चमकदार उल्कापिंड में तब्दील होकर दी नाई किन यू से टकराता है। अब तक उस काले बैंगनी वज्र ने किन यू के हाथों को चकनाचूर कर दिया था। उसकी पूरी बाहें झुलसकर काली पड़ गई थीं और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। दी नाई के युआनयन का आत्मविनाश, एक उच्च श्रेणी के पवित्र हथियार का वार और काले बैंगनी वज्र का हमला अंततः एक भयावह विस्फोट का कारण बनता है। धमाका। विस्फोट की आवाज से आसमान हिल जाता है। स्टोन क्रेन द्वीप अचानक पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। समुद्र की लहरें तुरंत पूरे द्वीप पर छा जाती हैं। टूटे हुए पत्थर इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन विस्फोट स्थल का नामोनिशान तक नहीं बचता। बड़े भाई, हो फेई खुद को कर्कश चिल्लाता है और फिर पागलों की तरह सावधानीपूर्वक खोज करने के लिए अपनी पवित्र भावना का विस्तार करता है। B9C10 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 11 सुरक्षात्मक जादुई खजाना। इस समय हो फी का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, जबकि उसका दिल पछतावे और गुस्से से भरा हुआ है। उसे आज भी याद है कि शुरुआत में उसने किन यू के सामने अपनी छाती पीटकर यह गारंटी दी थी कि वह दी नाई को आसानी से मार डालेगा और दी नाई को किन यू को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। लेकिन अंत में वह लापरवाह हो गया और प्रतिद्वंद्वी के संकल्प को कम करके आंक लिया। वास्तव में हो फेई को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जब ज़्यूजेनिस्ट एक दूसरे से लड़ते हैं तो कोई भी युआनयन के साथ अपने भौतिक शरीर को तुरंत नहीं छोड़ेगा जब तक कि लड़ाई शुरू नहीं हुई हो। आमतौर पर एक ज़्यूजेनिस्ट अपना भौतिक शरीर युआनयन के साथ तभी भागता है जब उसे पता चलता है कि वह हारने वाला है। हालांकि इस बार जैसे ही दी नाई एक बैंगनी दानव जलीय ड्रैगन में परिवर्तित हुआ, उसने हो फी से वार करने के बजाय अपने मुंह से युआनयन थूक दी। जब हो फी ने छड़ी के वार से दी नाई के भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया, तभी उसे ध्यान आया कि दी नाई युआनयन लेकर भाग चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दी नाई अपने कार्यों में इतना दृढ़ था कि उसने तुरंत युआनयन को जला दिया और अपनी सबसे तेज गति से किन यू पर हमला कर दिया। ये तलवारों पर सवार युआनयन था और उससे भी बदतर जलती हुई युआनयन। हो फी के लिए इतनी तेज गति से उसका पीछा करना नामुमकिन था। वह बस उस आसमान को हिला देने वाले विस्फोट को खुली आंखों से देख सकता था। बड़े भाई, हो फेई चिंता से भरे चेहरे पर जोर से चिल्लाता है। साथ ही वह अपनी पवित्र इंद्रियों को ध्यान से खोजने के लिए फैलाता है, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे किन यू का जरा भी पता नहीं चलता। दरअसल हो फेई की आत्मा का स्तर औसत गति से बढ़ रहा है, इसलिए उसकी आत्मा की तुलना किन यू से नहीं की जा सकती। समुद्र का पानी टूटे हुए द्वीप पर उछल रहा है, जिसके कई पेड़ टूट चुके हैं और उनकी शाखाएं पानी की सतह पर तैर रही हैं। ये द्वीप विनाश का क्षेत्र बन गया है और हो फेई इस लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके द्वीप पर खड़ी है। हो फेई की आंखों के कोनों में चमकते आंसू चमक रहे हैं। वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। धमाका। हो फेई का पूरा शरीर पानी में चला जाता है। कुछ ही देर में वह कई 10 लीग दूर एक जगह पर फिर से उभर आता है और चारों ओर देखता है। फिर वह पानी में वापस चला जाता है। हो फेई लगातार खोज करता रहता है, कभी पानी पर, कभी पानी के नीचे। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बीत गए। पूरे 6 घंटे हो गए हैं। इन 6 घंटों में हो फेई लगातार पानी में अंदर बाहर जाकर ध्यान से खोज कर रहा है। हालांकि उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। टकराना। चारों तरफ पानी की बौछारें पड़ती हैं और एक शरीर बाहर निकलता है। यह कोई और नहीं बल्कि हो फी है। हो फी की पलकें पानी की बूंदों से पूरी तरह भीग चुकी हैं। हालांकि उसकी सांसें लगातार फूल रही हैं, फिर भी वह इधर उधर देख रहा है। हालांकि उसे बस असीम सागर और उन टूटे पेड़ों की कुछ तैरती हुई शाखाएं ही दिखाई दे रही हैं। किसी का कोई नामोनिशान नहीं है। बड़े भाई, तुम कहाँ चले गए? पानी की सतह पर खड़े होकर हो फेई धीमी आवाज में बुदबुदाया। भले ही उस विस्फोट के बाद किन यू की मृत्यु हो गई हो, उसका शरीर तो रहना ही चाहिए। उसकी लाश भी क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या उस विस्फोट ने उसके शरीर को राख में बदल दिया होगा? हो फी इस संभावना पर विश्वास नहीं करती। टपक टपक उसके हाथों से धीरे धीरे एक के बाद एक खून की बूंदें समुद्र की सतह पर गिर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच रखी हैं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए हैं। हालांकि हो फी को कुछ भी महसूस नहीं होता और वह अपनी मुट्ठियों में और भी जोर लगाता है। किन राजवंश के राजकुमार यू के भवन में पिता किन जेंग झुकता है और किन डे से कहता है। किन डे ने सिर उठाकर देखा, फिर तुरंत मुस्कुराकर कहा, तो ये तुम हो जेंग र? क्या हाल ही में मिंग राजवंश और हमारे किन राजवंश के बीच की सीमा अभी भी शांत है? शांति है। मिंग राजवंश अब बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। ठीक है पिताजी, शियाओ यू को एक कष्ट सहना होगा, है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या अब तक उसे सफलता मिल गई होगी। क्या कोई संदेश वापस भेजा गया है? किन जेंग ने किन डे से पूछा। कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन वह निश्चित रूप से सफल होंगे, किन डे ने बहुत दृढ़ता से कहा। वह निश्चित रूप से सफल होगा, किन जेंग ने सिर हिलाकर कहा। इतना कहने के बावजूद दोनों ही दिल से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। किन यू के लौटने से पहले उनके लिए चैन से रहना मुश्किल है। मिस लियर और उनकी सहेली जुएर बातें कर रही हैं। बातचीत करते करते लियर अचानक मदहोशी में चली जाती है। महिला, क्या आप ठीक हैं? जुएर ने लिये का हाथ हिलाया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी हो गईं। आह!
ली र तुरंत जाग जाता है और जल्दी से कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। जुएर शरारती अंदाज में आंख मारते हुए कहती है, तीही, तुम राजकुमार के बारे में सोच रही थी, है ना? बकवास, लियर शर्म और गुस्से से कहती है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। मैंने बकवास की, ठीक है। जुए हंसते हुए कहती है। लिए मुस्कुराती है, लेकिन मन ही मन कामना करती है, बड़े भाई किन यू, कृपया कोई दुर्घटना न हो। आप इस कष्ट से सफलतापूर्वक गुजरें और सुरक्षित लौटें। हो फेई पानी की सतह पर पैर क्रॉस करके चुपचाप इंतजार कर रहा है। उसका चेहरा भावशून्य है, मानो उसे पत्थर से तराशा गया हो। धमाका, अचानक एक आवाज उठती है, साथ ही पानी चारों तरफ उछलता है। शांत समुद्र की सतह तेजी से लहराने लगती है। हो फेई की आंखें, जो पूरे समय बंद थीं, अचानक खुल जाती हैं और सीधे उस शोर के स्रोत स्थान की ओर देखती हैं। उसे बिखरे पानी के छींटों के बीच एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। वही जानी पहचानी आकृति, वही जानी पहचानी मुस्कान और वही जानी पहचानी नजर। बड़े भाई, हो फेई अचानक खड़ी हो जाती है। फेई फी, किन यू मुस्कुराते हुए अपने शरीर को हिलाते हुए हो फी के पास पहुंचता है। अब हो फी इतना उत्साहित है कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अचानक वह किन यू को कसकर गले लगाता है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। मुझे तो लगा था कि तुम। वह अचानक रुक जाता है। बताओ, तुम कहाँ छुप गए थे? हो फेई ने किन यू से पूछा। वह जल्दी से अपनी सामान्य मुद्रा में आ गया, एक हाथ कमर पर और दूसरे हाथ से काली छड़ी कंधे पर टिकाए हुए। छिपा? मैंने नहीं छिपाया, किन यू हंसते हुए बोली। तुम छिप नहीं पाए? ये कैसे हो सकता है? हो फेई ने मुंह सिकोड़ लिया। बड़े भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तलाशी के लिए इस जगह के कई हजार ली के दायरे को उलट पुलट कर दिया था। मुझे तो ये भी लगा था कि पिछले वज्रपात और डिनाई के आत्मघाती हमले ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तुम्हारा बड़ा भाई इतना बेकार कैसे हो सकता है? किन यू हंसते हुए कहता है, लेकिन फिर वह अपने व्यवहार पर काबू पाता है। फेई, इस बार तो बहुत खतरनाक था। अपने द्वारा सामना किए गए छठे वज्रपात और डिनाई के आत्मविस्फोट को याद करते हुए किन यू अभी भी थोड़ा डरा हुआ है। वह अजीब छठा वज्र शायद इतिहास का सबसे शक्तिशाली छठा वज्र था। हालांकि किन यू ने इतिहास में 6 में से 9 स्वर्गीय विपत्तियां नहीं देखी हैं, फिर भी वह अपने दिल में ऐसा मानता है, क्योंकि यह छठा वज्र वाकई बहुत अजीब और अविश्वसनीय था। सामान्यतः दिव्य जानवरों के 6 में से 9 स्वर्गीय क्लेश जियूक्सियानिस्ट और जियूमोइस्ट की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। हो फी और श्याओ हेई के 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश पहले से ही बेहद भयानक थे। हालांकि शुरुआत में किन यू के 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश के क्लेश बादल ने असाधारण रूप से बड़ी मात्रा में बिजली सोख ली, जो श्याओ हेई और हो फी के क्लेश से कहीं ज्यादा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले 5 वज्र बहुत शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि हो फी और श्याओ हेई के क्लेशों के पहले 5 वज्रों से भी बहुत कमजोर थे और बाकी ऊर्जा पूरी तरह से छठे वज्र में केंद्रित थी। इसका क्या करें? ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने जानबूझकर छठे वज्र की ऊर्जा को नियंत्रित करके किन यू को पीड़ा दी। अगर वज्र धीरे धीरे एक निश्चित प्रतिशत तक शक्तिशाली होते तो वह निश्चित रूप से उनका सुरक्षित रूप से प्रतिरोध कर पाता। लेकिन किन यू के इस 6 में 9 स्वर्गीय कष्ट ने पहले 5 वज्रों की आधी से ज्यादा ऊर्जा को छठे वज्र के लिए बचा लिया। हत्या, ये तो बस हत्या थी। जब किन यू इस बारे में सोचता है तो उसे भी समझ नहीं आता, क्या स्वर्ग उससे ईर्ष्या कर रहा है? अंततः डिनाई के आत्म विनाश ने किन यू की स्थिति को बद से बदतर बना दिया। ज्वलंत तलवार, ज्वलंत दस्ताने, 12 तावीज और 6 मूल रक्षात्मक लकड़ी संरचना खोने के बाद वज्र की शक्ति बहुत कम हो गई थी। हालांकि उसके हाथ टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसकी भुजाएं झुलसकर काली हो गई थीं, फिर भी वज्र उसे ज्यादा से ज्यादा गंभीर रूप से घायल ही कर सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि डिनाई की उड़ती हुई तलवार उसकी छाती में घुस गई। इसके अलावा डिनाई की युवानयन उसके बगल में फट गई, जिससे अप्रत्याशित रूप से उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया। विस्फोट का स्थान उल्कापिंड के फटने के स्थान के ठीक बगल में था। किन यू उस शानदार ऊर्जा से भरपूर प्रकाश को कभी नहीं भूलेगा जो उसे पानी में उड़ा दिए जाने के बाद प्रकट हुआ था। उल्कापिंड के विदारक प्रभाव की सहायता से उसने अपने क्षतिग्रस्त शरीर को पुनः सामान्य बना लिया। साथ ही उसने एक ही झटके में 9 उल्काओं का एकीकरण भी प्राप्त कर लिया, जिससे उल्का अवस्था को पार करके प्रारंभिक कोर अवस्था में प्रवेश कर गया। इस बार मैं सचमुच भाग्यशाली था कि इस विपत्ति से बच गया, बहुत भाग्यशाली। किन यू ने आह भरते हुए कहा। यदि वज्र थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता या यदि वह 6 मूल रक्षात्मक लकड़ी संरचना के बिना होता तो वह वज्र निश्चित रूप से उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम होता। ऐसी स्थिति में न केवल उसका शरीर नष्ट हो जाता, बल्कि उसके डेंटियन में 9 सुनहरे उल्का भी संभवतः फट जाते। अगर उसका शरीर चकनाचूर हो जाए तो क्या उल्कापिंड का आंसू उसकी आत्मा की रक्षा कर पाएगा? किन यू को इसका जवाब नहीं पता। बड़े भाई, उस मिश्रित बालों वाले पक्षी, बहन ली र और तुम्हारे पिता सभी ने मुझे कई बार संदेश भेजकर पूछा है कि तुम सफल हुए या नहीं। मैं बस इतना ही कह पाया, तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हें पता है। हो फी हंसते हुए कहता है। अब वह भी निश्चिंत हो गया है। किन यू अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हुए उसके मन में एक विचार कौंधता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, चलो फेई। फिलहाल उसके दांतियन में सिर्फ एक टेबल टेनिस की गेंद जितनी बड़ी सुनहरी गेंद है। इस सुनहरी गेंद की तारकीय ऊर्जा मूल सुनहरे उल्कापिंडों से भी ज्यादा शुद्ध और प्रबल है।
सुनहरी तारकीय ऊर्जा की एक धारा किन यू के पूरे शरीर से होकर गुजरती है। वह तुरंत एक सुनहरे इंद्रधनुष में बदल जाता है और सीधे उत्तर की ओर उड़ता है। बड़े भाई, आपने अपने पवित्र हथियार खो दिए हैं, लेकिन आप अभी भी इतने तेज क्यों हैं? हो फेई आश्चर्यचकित है। किन यू के दोनों पवित्र हथियार क्लेश के दौरान पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। सैद्धांतिक रूप से पवित्र हथियार के बिना किन यू को काली छड़ी पर सवार हो फी से भी धीमा होना चाहिए था, लेकिन प्रारंभिक कोर चरण तक पहुंचने के बाद वह हवा में सवार होकर हो फी जितनी तेज उड़ सकता है। फेई, अब मेरे पास कोई पवित्र हथियार नहीं है। जब मैं दूसरा बना लूंगा तब तुम्हें अपनी असली गति बताऊंगा। एक दूसरे से बात करते हुए किन यू और हो फी कियानलॉन महाद्वीप की ओर उड़ते हैं। जब किन यू हो फी के साथ राजकुमार यू के भवन में वापस आता है तो एक बड़ी भीड़ उसका इंतजार कर रही होती है, जिसमें उसके पिता किंडे, उसका बड़ा भाई, उसका दूसरा भाई लियर जो हर समय चिंतित रहता है, फेंगल्यूजी और जू युआन शामिल होते हैं। सभी को शांत करने के लिए किन यू उन्हें क्लेश के दौरान होने वाले सभी खतरों के बारे में नहीं बताती है और केवल कहानी का एक हिस्सा ही बताती है। राजकुमार यू के भवन का हॉल निश्चित रूप से शानदार, भव्य और चमकदार सजावट से सुसज्जित है। इस समय हॉल में एक भव्य भोज का आयोजन हो रहा है। ये केवल किन यू के कष्टों से पार पाने की सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया है। इस भोज में उपस्थित लोग कोई और नहीं बल्कि किन यू के सबसे करीबी लोग हैं, जैसे उसके पिता, भाई, चाचा जू वगैरह। इसके अलावा एक विशेष अतिथि भी हैं, अंकल लैन। बड़े भाई, इस मामले में कुछ अजीब है। पूरी तरह से काले कपड़े पहने और बाज के सिर वाले आदमी जैसा रूप धारण किए हुए शियाओ ये अपनी बाहें छाती पर रखकर ठंडे स्वर में कहता है, मेरी यादों में ऐसा कोई अजीब 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश नहीं है। सभी शियुजेनिस्ट जानते हैं कि स्वर्गीय क्लेश का हर वज्र पिछले वाले से ज्यादा भयानक होता है, लेकिन शक्ति में अंतर बस इतना ही है। ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि आपके 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश में अप्रत्याशित रूप से पहले 5 वज्र बहुत कमजोर थे और इसकी अधिकांश ऊर्जा छठे वज्र में केंद्रित थी, जिससे ये भयानक रूप से शक्तिशाली हो गया। ये बिल्कुल असंभव बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हे यू की तेज चील जैसी आंखें लगातार चमक रही हैं। कोई नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है। हो फेई ने अपना सिर हिलाया। बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं, सिवाय लियर के जो गहरी भौहें चढ़ाए हुए विचार कर रहा है, और अंकल लैन जो हल्की भौहें चढ़ाए हुए है। मेरा 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश बहुत अजीब था, लेकिन चलो इसे भूल जाते हैं। जब स्वर्ग ने मुझ पर ऐसा क्लेश डाला तो मैं क्या कर सकता था? मैं बस इसे झेल सकता था। इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में सोचना बेकार है। आओ एक टोस्ट पीते हैं। किन यू अपना प्याला उठाता है और मुस्कुराते हुए सभी से कहता है, लियर तुम अपना प्याला क्यों नहीं उठाते? किन यू लियर की ओर देखता है। वह चौंक जाती है और फिर उसकी तरफ देखती है। किन यू उसकी आंखों में वह भाव देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्या ये सच्ची है, पश्चाताप भरी है या प्रेम भरी है? वह अप्रत्याशित रूप से उसकी नजर नहीं पहचान पाता। वह खुद को उपहास भरी मुस्कान से रोक नहीं पाता। प्रेम भरी? शायद वह पहले ही अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच चुका है। बड़े भाई किन यू, क्या जब आप कष्ट से गुजर रहे थे तब दी नाई चुपके से हमला करने आया था? ली एर उसे देखती है। उसके चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं है। यह किन यू को अस्थायी रूप से पता नहीं है कि क्या कहना है। ली एर की आंखों में गुस्से की झलक है। बड़े भाई किन यू, मुझे पता है कि ये शब्द तुम्हारे पिता को कहने चाहिए थे, लेकिन मुझे ये कहने ही होंगे। कष्ट सहना बेहद जरूरी और खतरनाक होता है। तुम दूसरी चीजों के साथ लापरवाह हो सकते हो, लेकिन कष्ट सहने के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हालांकि तुम दी नाई को मारना चाहते थे, लेकिन तुम्हें कष्ट सहने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुमने कोई गलती की होती तो शायद तुम कष्ट सहने में नाकाम रहते। ली एर के ऐसे शब्द सुनकर किन यू का दिल खुश हो जाता है। चिंता मत करो, बाद में मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहता है। यह अच्छी बात है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। हालांकि अंकल लैन कहते हैं, जियाओ यू, ये बिल्कुल संयोग नहीं था कि इस बार तुम्हारा 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश ऐसा था। दूसरों के क्लेश ऐसे नहीं होते, तो तुम्हारे क्यों थे? कोई तो वजह होगी। जब तुम्हारा 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश पहले से ही ऐसा था, तो तुम्हारा 9 में 9 स्वर्गीय क्लेश भी निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होगा। आगे चलकर जब तुम क्लेश से गुजरोगी तो तुम्हें सावधान रहना होगा। हाँ अंकल लैन। किन यू हमेशा अंकल लैन की बातों को पूरी ईमानदारी से सुनता है। अंकल लैन फिर से कहते हैं, मुझे पता है कि कुछ समय बाद आप 9 तलवारों वाले अमर भवन को खोलने के लिए अराजक सूक्ष्म महासागर में जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला अंकल लैन? किन यू हैरान है क्योंकि उस समय केवल विशेषज्ञ ही 9 तलवारों वाले अमर भवन का स्थान जानते थे और उन्होंने अंकल लैन को इसके बारे में कभी नहीं बताया था। तुम्हें इस बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये भी पता है कि जेड तलवार से 2 लोग जा सकते हैं। तुम्हारा स्टेलर टावर 2 लोगों को भेज सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें और लियर को जाना चाहिए। उसके तुम्हारे साथ जाने से तुम्हें जरूर बहुत फायदा होगा। अंकल लैन उदासीनता से कहते हैं। किन यू अपने दिल में बेहद हैरान है। अंकल लैन, लियर अपनी रक्षा नहीं कर सकती। चिंता मत करो, उसके पास मेरे कुल का एक सुरक्षात्मक जादुई खजाना है। अमर से कमजोर कोई भी विशेषज्ञ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
तुम्हें बस अपना ध्यान रखना होगा, अंकल लैन बिना देर किए कहते हैं। B9C11 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 12 नया हथियार। जब अंकल लैन ने पहले ही कहा था कि लियर के पास एक जादुई खजाना है जिससे किसी भी अमर से कमजोर विशेषज्ञ के लिए उसे नुकसान पहुंचाना असंभव है। भले ही किन यू हैरान हो, लेकिन उसे संदेह नहीं है कि उसके पास इतना दुर्जेय सुरक्षात्मक जादुई खजाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह दिल से अंकल लैन और लियर को काफी रहस्यमयी मानता है। एक बार उसने उनके बारे में पूछा भी था, लेकिन दोनों ने बस मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया था, ये कहते हुए कि उसे एक दिन पता चल ही जाएगा और अभी सही समय नहीं आया है। उनका कबीला किन यू पहले ही उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे ली एयर की अजीबोगरीब जादुई शक्तियां देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता। यह कोई असामान्य बात नहीं होनी चाहिए कि उसके जैसे रहस्यमयी कबीले के पास इतना सुरक्षा देने वाला जादुई खजाना है। इसलिए अंत में किन यू इस बात पर सहमत हो जाता है। वह और लियर स्टेलर टॉवर के 2 सदस्य हैं जो 9 तलवारों वाले अमर महल को खोलने के लिए अराजक सूक्ष्म महासागर में प्रवेश करने वाले हैं। किन राजवंश की राजधानी में राजकुमार यू के महल के पिछले बगीचे में एक विशाल मंजिला इमारत है। यह कोई और नहीं बल्कि लेई माउंटेन हाउस है। लेई माउंटेन हाउस की पहली मंजिल पर हथियार फोर्जिंग चैम्बर में किन यू पैर मोड़े और आंखें बंद किए स्थिर बैठा है। उसके सामने एक विशाल 8 डायग्राम भट्टी है। भट्टी के अंदर गहरी नीली लपटें चमक रही हैं। पूरा हथियार निर्माण कक्ष चूल्हे की तरह गर्म है, सिवाय किन यू के आसपास के क्षेत्र के जो अभी भी बहुत ठंडा है। उसके दाहिने हाथ की तरफ कम से कम 100 क्रिस्टलों का ढेर है और ये सभी उच्च श्रेणी के क्रिस्टल हैं। किन यू अपनी आंखें खोलता है और क्रिस्टल के उस ढेर को देखता है। उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। मास्टर वाकई कुछ ज्यादा ही हो गए। उन्होंने वह भंडार गृह बनवा लिया जिसका आधा से ज्यादा हिस्सा तरह तरह के अप्रयुक्त उच्च श्रेणी के क्रिस्टल से भरा था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि मैं उस प्रतिबंधात्मक मंत्र को केवल कोर चरण तक पहुंचने के बाद ही हटा पाऊंगा। लेई माउंटेन हाउस का आधे से ज्यादा भंडार उच्च स्तरीय क्रिस्टल से भरा था। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनकी संख्या कम से कम 10,000 से ज्यादा थी, जो वाकई चौंकाने वाली थी। किन यू हमेशा से ही उनका बहुत लालच करता था। 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश से गुजरने और कोर चरण तक पहुंचने के बाद ही उसे इन क्रिस्टलों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अतीत में क्योंकि मेरे पास उच्च श्रेणी के क्रिस्टल नहीं थे, मैं उत्कृष्ट पवित्र हथियार नहीं बना पाता था। अब जब मेरे पास इतने सारे उच्च श्रेणी के क्रिस्टल हैं, तो मुझे एक बेहतरीन उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार बनाना चाहिए। किन यू मन ही मन बुदबुदाता है। तारकीय परिवर्तन सूर्य, चंद्रमा और तारों की ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए इसकी ज्वाला अत्यंत तीव्र होती है। शुरुआत में ये तारकीय ज्वाला पहले से ही हल्के नीले रंग की थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि आमतौर पर जियूक्सियानिस्ट और जियूमोइस्ट की लपटें शुरुआत में हल्के लाल रंग की होती हैं। हल्के लाल से वे लाल, गहरे लाल, फिर हल्के नीले, नीले और गहरे नीले रंग में बदल जाएंगे। ये 6 चरण क्रमशः अभ्यास के 6 चरणों जिंदान, युआनेंग, डोंगविक्सु, ओंगमिंग, दुजी और दाचिंग के अनुरूप हैं। किन यू की आंतरिक ज्वाला केवल तारकीय परिवर्तन तकनीक की विशिष्टता के कारण ही ऐसी है। नेबुला अवस्था में ये हल्का नीला था, फिर यह नीला हो गया। किन यू के वर्तमान स्तर पर ये गहरा नीला हो गया है। हालांकि जो कोई पवित्र इंद्रिय का उपयोग करके हल्के नीले रंग की तारकीय ज्वाला, नीले रंग की ज्वाला और गहरे नीले रंग की ज्वाला में अंतर बता सकेगा, उसे पता चलेगा कि वास्तव में उनकी शक्ति में एक दूसरे से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उल्का अवस्था के प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों में एक तथाकथित नीली लौ होती है, लेकिन वास्तव में जैसे जैसे अभ्यासी की प्रगति होती है, लौ का रंग धीरे धीरे गहरा होता जाता है। प्रारंभिक कोर अवस्था में लौ का रंग उल्का अवस्था के अंतिम चरण की तुलना में थोड़ा ही गहरा होता है। नीले और गहरे नीले रंग के बीच गहरे शब्द की सीमाएं वास्तव में अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हैं। तारकीय ज्वाला के रंग क्रमशः नेबुला चरण, उल्का चरण, कोर चरण, ग्रह चरण, दूजी चरण और तारा चरण के अनुरूप हल्के नीले, नीले, गहरे नीले, हल्के बैंगनी, बैंगनी और गहरे बैंगनी हैं। यही वजह है कि किन यू के गुरु लेई वेई ने ये कहने की हिम्मत की कि वह जियूज़ेन जगत में नंबर 1 फोर्जिंग विशेषज्ञ हैं। आखिरकार उनकी आंतरिक ज्वाला सामान्य जियूज़ेनवादियों से कई गुना बेहतर थी। एक उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार। क्या मेरे पिछले हथियारों को भी उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार नहीं कहा जाता था? किन यू आत्मा उपहास की मुस्कान देता है, फिर वह तुरंत एक हाथ हिलाता है और अपनी सुनहरी तारकीय ऊर्जा को 8 डायग्राम भट्टी के किनारे बने कई छिद्रों में फेंकता है। फिर अपने हाथों से वह कई हाथों के संकेत बनाता है और उन्हें एक दूसरे पर चढ़ाकर भट्टी की ओर फेंकता है। भट्टी तुरंत चमक उठती है। ची ची टिल्ड टिल्ड। 8 डायग्राम्स भट्टी के अंदर गहरी नीली लपटों में अप्रत्याशित रूप से हल्के बैंगनी रंग की झलक दिखाई देती है। किन यू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके पास इतने सारे उच्च स्तरीय क्रिस्टल होने के कारण ही वह इस फोर्जिंग विधि का इस्तेमाल करने की हिम्मत कर पाता है। हल्के बैंगनी रंग की हल्की सी झलक वाली गहरी नीली लपटें बिना क्रिस्टल के कहीं ज्यादा तेज जल सकती हैं। पहले 3 उच्च श्रेणी के क्रिस्टलों से एक उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार बनाया जा सकता था, लेकिन अब शायद एक हथियार बनाने के लिए कम से कम 10 उच्च श्रेणी के क्रिस्टलों की जरूरत पड़ेगी। किन यू अपना हाथ हिलाता है। उसके बगल में रखे क्रिस्टल के ढेर से अलग अलग रंगों के 6 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल उड़कर 8 डायग्राम भट्टी के ठीक ऊपर एक षटभुज बनाते हैं। हल्के बैंगनी रंग की उन लपटों से जलकर ये 6 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल तेजी से सिकुड़ते हैं। कुछ ही देर में वे 6 छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। किन यू लगातार एक हाथ हिलाता है।
16 लाल रंग के उच्च श्रेणी के क्रिस्टल उड़कर भट्टी के ऊपर बने छोटे छोटे टुकड़ों में से एक को ढक लेते हैं। फिर वह अपना हाथ फिर हिलाता है। 16 सुनहरे उच्च श्रेणी के क्रिस्टल उड़कर एक और छोटे टुकड़े को ढक लेते हैं। इनके रंग हैं गहरा लाल, सुनहरा, नीला, हरा, नीला, भूरा और काला। जब हर 16 उच्च स्तरीय रंग के क्रिस्टल एक पिंच को ढक लेते हैं तो किन्यू का भाव गंभीर हो जाता है। उसके हाथ लगातार सैकड़ों हस्त चिन्ह बनाते रहते हैं। भट्टी की पूरी सतह पर लगे विभिन्न प्रकार के ताबीज और मोहरें चमक उठती हैं। ब्लैक ओरिजिन कंबाइन, किन्यू धीमी आवाज में चिल्लाती है। सैकड़ों हस्त चिन्ह एक धुंधले प्रकाश पिंड में बदल जाते हैं और उन उच्च श्रेणी के क्रिस्टलों को ढक लेते हैं। हल्के बैंगनी रंग की लौ की एक डोरी से धीरे धीरे जलते हुए उन हस्त चिन्हों और क्रिस्टलों में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं और वे आपस में मिल जाते प्रतीत होते हैं। 5 तत्वों की ऊर्जा को आधार और अंधकार की ऊर्जा को स्वामी मानकर मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सफल होगा। फिलहाल किन्यू भी अपने दिल में बहुत आश्वस्त नहीं है। अगर यह फोर्जिंग सफल रही तो ब्लैक ओरिजिन विभिन्न प्रकार के हथियारों में तब्दील हो सकेगा और कठोर या नर्म हो सकेगा। ये लगातार बदलता रहेगा। हालांकि लेई वेई के विवरण के अनुसार इसके सफल फोर्जिंग की संभावना अपेक्षाकृत कम है, लगभग 3 में से 1। इसके अलावा इसके लिए 5 तत्वों के उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टलों की विशेष रूप से बड़ी संख्या में आवश्यकता होती है। आम लोग इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं और एक भी असफलता भारी नुकसान का कारण बन सकती है। एक लंबे समय के बाद 8 डायग्राम्स भट्टी के ऊपर एक काले तरल पदार्थ का पिंड लगातार घूम रहा है। सफलता मिली, किन्यू खुश हुआ। ब्लैक ओरिजिन पूरा हो गया है। अब हथियार बनाना स्वाभाविक रूप से आसान है। ब्लैक ओरिजिन को गढ़ना सबसे जरूरी काम है। अगर यह प्रक्रिया नाकाम हो जाती है तो असंतुलित 5 तत्व फट जाएंगे और इस्तेमाल किए गए 100 से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ये साधारण हथियारों को गढ़ने से अलग है, जिन्हें बाद में पिघलाकर फिर से गढ़ा जा सकता है। एक बार ब्लैक ओरिजिन यानी काला तरल सफलतापूर्वक बना लिया जाए तो पवित्र हथियार बनाना निश्चित रूप से आसान है। अब से किन्यू अब साधारण उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसका हथियार है एक हमेशा बदलता रहने वाला काला हथियार। ब्लैक ओरिजिन को विभिन्न फोर्जिंग प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अंततः इच्छानुसार बदला जा सकता है। यह एक उड़ने वाली तलवार, एक जोड़ी दस्तानों, एक लंबे भाले, एक ब्रॉडेक्स या किसी भी अन्य प्रकार के हथियार में बदल सकता है। इस ब्लैक ओरिजिन की तीक्ष्णता किसी भी सामान्य उच्च श्रेणी के पवित्र हथियार जितनी ही है, लेकिन इसे 100 से ज्यादा उच्च श्रेणी के क्रिस्टल से गढ़ा गया है, जबकि अन्य उच्च श्रेणी के पवित्र हथियारों को बनाने में सिर्फ 1 या 2 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल ही लगते हैं। इसकी एकमात्र वजह इसकी परिवर्तनशील क्षमता है। जब स्वर्ण वृक्ष द्वीप पर सभा होने में आधा वर्ष शेष रह जाता है, आज हो फी हे यू अपने पिता, बड़े भाई, दूसरे भाई और चाचा लैन के आशीर्वाद से किन्यू ली एयर के साथ कियानलोंग महाद्वीप से निकलकर अत्यंत तेज गति से दक्षिण की ओर उड़ान भर रहा है। इस बार उसका गंतव्य अराजक सूक्ष्म महासागर है, जो असाधारण रूप से बहुत दूर है। ली एयर आराम से हवा में उड़ रही है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे हैं। इसके विपरीत किन्यू एक काले बादल पर खड़ी बहुत तेज गति से उड़ रही है। बड़े भाई किन्यू, आपका काला बादल सचमुच अजीब है, लियर प्रशंसा करता है। किन्यू सोचता है। काला बादल तुरंत एक काली उड़ती हुई तलवार में बदल जाता है। वह तलवार पर सवार होकर उड़ता रहता है। ओह बड़े भाई किन्यू, तो यह वही हथियार है जो आपने उस समय लेई माउंटेन हाउस में गढ़ा था। यह वाकई एक दुर्लभ दृश्य है। मैंने किसी अन्य ज़्यूजेनिस्ट को इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते नहीं देखा। आपने इसे कैसे गढ़ा? ली एयर हैरान है। किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है, यह मेरे स्कूल की एक गुप्त विधि है। इसे सफलतापूर्वक बनाने के लिए मुझे 100 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन इसकी ढलाई सफल होने के बाद इसे कई तरह के हथियारों में बदला जा सकता है। 100 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल, लियर सिर हिलाते हुए कहती है। इस हथियार को बनाने में तुमने इतने उच्च स्तरीय क्रिस्टल खर्च किए हैं, लगता है यह इसके लायक नहीं है। तुम गलत हो लियर, ये कई तरह के हथियारों में बदल सकता है। तुम कैसे कह सकते हो कि यह इसके लायक नहीं है? किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है। दिल की गहराइयों में उसे यह नया हथियार बहुत पसंद है। ली एयर एक चमकदार मुस्कान के साथ कहता है, बड़े भाई किन्यू, लगभग 100 उच्च श्रेणी के क्रिस्टलों से कई दर्जन उच्च श्रेणी के पवित्र हथियार बनाए जा सकते हैं। इतने सारे उच्च श्रेणी के पवित्र हथियारों से आप चाकू, भाले, लाठियां और अन्य प्रकार के पवित्र हथियार बना सकते थे, है ना? अगर आप उन सभी पवित्र हथियारों को रक्त के आधार पर वैयक्तिकृत कर लें तो बाद में आप अपनी पसंद का कोई भी पवित्र हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? और आपको हथियार का रूप बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किन्यू स्तब्ध रह गया। ये बात सच भी लगती है। अगर वह रक्त के आधार पर कई दर्जन उच्च श्रेणी के पवित्र हथियारों को वैयक्तिकृत कर ले तो वह अपनी पसंद का कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकेगा। आखिर रक्त के आधार पर वैयक्तिकरण कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये ब्लैक ओरिजिन किसी भी तरह के हथियार में बदल सकता है। इसलिए अगर बाद में आपको कोई अजीब हथियार दिखाई दे तो भी आप इसे उनमें से एक में बदल सकते हैं। खैर, मुझे कहना चाहिए कि इस ब्लैक ओरिजिन को बनाकर आपने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, ली एयर ने किन्यू को दिलासा देते हुए कहा। किन्यू को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल उसे खून से बने इतने सारे पवित्र हथियारों को निजीकृत करना पसंद नहीं है। एक पवित्र हथियार होना ही पर्याप्त है। बहुत बुरा हुआ ये ब्लैक ओरिजिन इतना ही तेज और मजबूत है। काश यह अमर श्रेणी के हथियारों के स्तर तक पहुंच पाता।
किन यू दिवास्वप्न देख रहा है। ऐसा हथियार बनाना वाकई बहुत मुश्किल है जो बदलने में सक्षम, मजबूत और बेहद तेज हो। ब्लैक ओरिजिन के लिए शीर्ष श्रेणी के पवित्र हथियारों के स्तर तक पहुंचना पहले से ही कठिन है। प्रारंभिक कोर चरण तक पहुंचने के बाद किन यू उल्कापिंड चरण के अंतिम चरण की तुलना में काफी तेज है। इसलिए कियान लोंग महाद्वीप और गोल्डन ट्री द्वीप के बीच 20 करोड़ ली की दूरी होने के बावजूद वह और ली एयर रास्ते में जल्दबाजी करने के बजाय आराम से उड़ते हैं। उनकी गणना सही थी क्योंकि वे ठीक आधे वर्ष में गोल्डन ट्री द्वीप पर पहुंच जाएंगे। दूर से देखने पर पूरा गोल्डन ट्री द्वीप एक सुनहरा क्षेत्र लगता है, मानो समुद्र में सोने का एक टुकड़ा हो। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें पूरे द्वीप पर एक अजीब तरह का पुराना पेड़ दिखाई देता है। ये पुराने पेड़ बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर 10 मीटर से भी कम ऊंचे, लेकिन ये बहुत घने होते हैं, लगभग 8 से 9 मीटर व्यास के। इन पेड़ों के तने सुनहरे होते हैं और इनके पत्ते भी सुनहरे होते हैं, इसलिए इन्हें सुनहरा पेड़ कहा जाता है। इस तरह के पेड़ गोल्डन ट्री द्वीप पर हर जगह देखे जा सकते हैं, लेकिन इसकी जमीन हरी घास से ढकी हुई है। बस इतना है कि अगर कोई आसमान से द्वीप को देखे तो उसे जमीन पर हरी घास दिखाई नहीं देगी, क्योंकि द्वीप की ज्यादातर सतह सुनहरे पेड़ों की घनी शाखाओं और पत्तियों की वजह से दिखाई नहीं देगी। अब तक पेंगलाई अमर क्षेत्र, बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी, नीला ड्रैगन महल और नीला जल हवेली के प्रतिनिधि पहले से ही गोल्डन ट्री द्वीप के केंद्र में प्राचीन टेलीपोर्ट संरचना के आसपास पहुंच चुके हैं। नीला ड्रैगन यान लैंग घास पर पैर रखे बैठा है। उसके पीछे 3 पीले वस्त्र पहने आदमी हैं। हालांकि टैंग शान यहाँ नहीं है। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला भी पैर पर पैर रखे बैठा है। उसके लंबे हरे बाल जमीन पर गिरे हुए हैं। उसके पीछे सिर्फ एक हरे वस्त्र पहने लड़की है। पेंगलाई अमर क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से केवल एक प्रतिभागी है, रेवरेंड यानजू। बैंगनी लो शैतानी कालकोठरी के 4 सदस्य यहाँ आए हैं, जिसमें यी दा, सीटूजू, जियाओ जियू और एक काले बालों वाला बूढ़ा आदमी शामिल है। भाई किन यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अब तक नहीं पहुंचेंगे। नीला ड्रैगन जैसे ही किन यू को उड़ते हुए आते देखता है, हंसते हुए उसका स्वागत करता है। किन यू और ली एयर हरी घास पर उतरते हैं। बड़े भाई एजियो ड्रैगन, लगता है मुझे देर नहीं हुई है ना? लगता है यान मो अभी तक नहीं आया है। किन यू बाकी प्रतिभागियों पर नजर डालता है। अचानक उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसने कुछ दिलचस्प चीजें देखी हैं। मैं ठीक आपके पीछे हूँ। यान मो की आवाज ऊंची हो जाती है। सब लोग आसमान की ओर देखते हैं। वे यान मो को एक काले बादल पर सवार देखते हैं। उसके पीछे 2 लड़कियां हैं, एक सफेद और दूसरी लाल। एक लड़की सफेद फर में लिपटी हुई है और दूसरी लाल फर में। वे दोनों ही अपने जानवरों जैसे सिर को भ्रम की तकनीक से छिपा रही हैं। यान मो, मुझे याद है तुमने कहा था कि उस समय तुम में से 4 लोग आएंगे। अब तुम सिर्फ 3 ही क्यों हो? यी दा खड़े होकर कहते हैं। यान मो मुस्कुराते हुए कहता है, पहले तो मैंने सोचा कि मैं हांग लुवान और ड्रैगन रॉकी दोनों को अपने साथ आने दूंगा। अफसोस की बात है कि ड्रैगन रॉकी को अभी तक अपने 6 में -9 स्वर्गीय क्लेश का एहसास नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसे सिर्फ जंगल में ही रहने के लिए कह सकता था। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला अचानक खड़ा हो जाता है। चूंकि सब आ ही गए हैं तो समय बर्बाद न करें। उस नक्शे के अनुसार अराजक सूक्ष्म महासागर में प्रवेश करें और महासागर की तलहटी में स्थित उस 9 तलवारों वाले अमर भवन की ओर चलें। वह सब पर नजरें घुमाता है और ठंडे स्वर में कहता है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। यान मो मुस्कुराते हुए कहता है, शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें स्पष्ट करनी होंगी। सबसे पहले, हालांकि हम अराजक सूक्ष्म महासागर में केवल 10,000 ली ही जाएंगे। अगर हमारा सामना किसी भी भयंकर जानवर से होता है तो युद्ध के दौरान सभी को भागना नहीं चाहिए। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला सबसे पहले सहमत होता है। बाकी लोग भी सिर हिलाते हैं। यान मो आगे कहते हैं, दूसरा मामला अमर हवेली के खजानों के बारे में है। उस समय के नियमों के अनुसार अगर 9 खजाने हैं तो उन्हें ज़ैद तलवारों की संख्या के आधार पर बांटा जाएगा। अगर उन्हें इस तरह से बांटा नहीं जा सकता जैसे कि सिर्फ एक खजाना है, तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी अपनी क्षमताओं से इसका फैसला करेंगे। यी दा ने ठंडी गुनगुनाहट के साथ कहा। कोई भी उससे असहमत नहीं है। जियूज़ेन की दुनिया में ताकतवर लोग फलते फूलते हैं। अगर खजाने बांटे नहीं जा सकते तो स्वाभाविक रूप से समय आने पर उन्हें अपने कौशल का इस्तेमाल करके उसके लिए लड़ना होगा। बहुत अच्छा, तो चलिए। यान मो सभी की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट है। इसके बाद वह ऊपर की ओर उड़ान भरने में अग्रणी भूमिका निभाता है। रेवरेंड यानजू, यी दा और ओल्ड फ्रीक थरी आयट जैसे अन्य नेता भी अपने अपने अधीनस्थों के साथ गोल्डन ट्री द्वीप से उड़ान भरते हैं। वे उस दिशा में उड़ते हैं जिस दिशा में यान मो आगे जा रहा है। सीटू जू और जियाओ जू एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक ठंडी गुनगुनाहट देते हैं। एक तरफ उड़ते हुए रेवरेंड यानजू उनकी तरफ देखते हैं। हालांकि उनकी आंखें ठंडक से चमक उठती हैं। 9 तलवारों वाले अमर भवन को खोलने का ये सफर निश्चित रूप से उतना आसान नहीं है जितना कुछ लोग सोचते हैं। B9C12 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 13। अराजक सूक्ष्म महासागर में फेरोबीस्ट्स एकमात्र जियूक्सियानिस्ट रेवरेंड यानजू हैं। इसके विपरीत 4 जियूमोइस्ट हैं। जियूक्सियानिस्ट और जियूमोइस्ट मूलतः दुश्मन हैं, चाहे वे टैंगलोंग महाद्वीप पर हों या पेंगलाई अमर क्षेत्र और बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी में। और वहां मौजूद हर कोई यह बात जानता है। जैसे ही समूह उड़ रहा है, किन यू और लियर मुस्कुराते हुए शो देख रहे हैं। यानजू, इस 9 तलवारों वाले अमर महल में कितने खजाने हैं, यह कोई नहीं जानता।
यह नामुमकिन है कि उनकी संख्या 9 का गुणज हो। जब समय आएगा तो हमें उनके लिए लड़ना होगा। क्या तुम अकेले रहकर ठीक रहोगे? जियो ने ठहाका लगाते हुए हंसी उड़ाई। वह यानमो स्कूल से आता है। जियोमोइस्ट आमतौर पर जंगली होते हैं और उन्हें मारने से कोई परहेज नहीं होता। फिर भी यानमो स्कूल जियोमोइस्ट स्कूलों में भी खूनी, पागल और घमंडी होने के लिए जाना जाता है। इसलिए जियो का इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल भी अजीब नहीं है। यानजू ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा, 9 तलवारों वाला अमर भवन एक अमर द्वारा छोड़ा गया था। इसके अलावा पिछली बार 9वीं जेड तलवार के रखे जाने के स्थान को देखते हुए हम पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके थे कि यह अमर कम से कम प्रथम स्तर का सार्वभौमिक स्वर्ण अमर था। हमारे लिए ऐसे विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खजाने स्वर्ग से मिले उपहारों के समान हैं। इसलिए हमें उन्हें पाने के लिए व्यक्तिगत भाग्य पर निर्भर रहना होगा, न कि केवल अधिक संख्या या अधिक शक्ति पर। तुम तो बिल्कुल बकवास कर रहे हो, जियाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा। जहां जियूक्सियानिस्ट शिष्टाचार और शिष्टाचार पर विशेष ध्यान देते हैं, वहीं ज्यादातर जियूमोइस्ट लापरवाह और बेलगाम स्वभाव के होते हैं। जियाओ, आप रेवरेंड यानजू के साथ रूखेपन से पेश नहीं आ सकते। उनसे इस तरह बात करके आपने गलत किया। सीटूजू ने अप्रत्याशित रूप से यानजू का समर्थन किया। जियाओ, रेवरेंड यानजू खजाने और ज्यादा लोगों की चाहत कैसे नहीं कर सकते, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार पेंगलाई अमर क्षेत्र के पास सिर्फ एक जेड तलवार है, इसलिए सिर्फ 2 लोग ही आ सकते थे। जियांग स्कूल और लायांग स्कूल के बीच के रिश्ते को देखते हुए शायद दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए आखिर में सिर्फ यानजू ही आए। ऐसा नहीं है कि रेवरेंड यानजू ज्यादा लोगों को रखने के लिए तैयार नहीं है, दरअसल वह ऐसा कर ही नहीं सकते। सीटूजू ने आह भरते हुए कहा। यानजू बिल्कुल बेपरवाह लग रहा है। वह जियाओ और सीटूजू को बेरुखी से देखता है। तुम दोनों कृपया यहाँ मुंह बनाकर मत भागो। सबको पता है कि अराजक सूक्ष्म सागर कितना खतरनाक है। हालांकि 9 तलवारों वाला अमर भवन अराजक सूक्ष्म सागर की सीमा से सिर्फ 10,000 ली दूर है। फिर भी कौन जाने इस 10,000 ली की दूरी पर कौन से भयंकर जानवर प्रकट हो जाएं। हम अभी 9 तलवारों वाले अमर भवन की बात नहीं करते। जो लोग उतने शक्तिशाली नहीं हैं, वे अमर भवन तक पहुंचने से पहले ही भयंकर जीवों द्वारा मारे जाएंगे। बाकी सबकी तुलना में तुम दोनों की शक्ति उतनी नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। रेवरेंड यानजू के ये शब्द बहुत तीखे हैं। रेवरेंड यानजू को तिरस्कार भरी मुस्कान देते देख जियो और सीटूजू ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा। इस समय हर कोई बहुत धीमी गति से उड़ रहा है। दरअसल गोल्डन ट्री द्वीप अराजक सूक्ष्म महासागर की सीमा के बहुत करीब है। अगर वे अपनी सबसे तेज गति से उड़ते तो शायद कुछ ही देर में अराजक सूक्ष्म महासागर तक पहुंच जाते। बस वे बेहद सतर्क हैं। अराजक सूक्ष्म महासागर बहुत कुख्यात है और कोई भी अमर हवेली को देखने से पहले इसके भयंकर जानवरों के पेट में मरना नहीं चाहता है। सबके चेहरों पर एक असीम आभा तेजी से छा रही है। दूर से लहरों की वो भयानक आवाजें अनगिनत गड़गड़ाहटों जैसी लग रही हैं। इस समय वे अपने से 100 ली आगे उन विशाल विकराल लहरों को देख सकते हैं। हालांकि उनके नीचे का पानी अभी भी बिल्कुल शांत है। वे सभी जानते हैं कि उनसे 100 ली आगे अराजक सूक्ष्म महासागर है। हर कोई एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ यानमो ने अपनी नजरें दूसरों पर घुमाते हुए कहा, हम पहले से ही अराजक सूक्ष्म महासागर की सीमा से बहुत दूर नहीं हैं और बहुत जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमें उस महासागर में प्रवेश करने से पहले एक बात के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमें किसी भी भयंकर जानवर का सामना करना पड़ा तो कोई भी हताश होकर भाग नहीं सकता। उसकी आंखों में ठंडक आ गई। यीदा, एजियो ड्रैगन और मैं आगे होंगे। रेवरेंड यानजू और थरी आइड पीछे होंगे। बाकी लोग बीच में होंगे। अगर कोई भी भयंकर जानवर हमारे आगे दिखाई देगा तो यीदा, एजियो ड्रैगन और मैं कार्रवाई करेंगे। अगर वह हमारे पीछे होगा तो रेवरेंड यानजू और थरी आइड करेंगे। बाकी लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम हार गए तो तुरंत भाग जाएं। यीदा, एजियो ड्रैगन, रेवरेंड यानजू, थरी आइड, क्या आपकी कोई राय है? यानमो हर किसी का नेता है। नीला ड्रैगन हल्के से सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। यह अराजक आकाशीय महासागर मेरा है, हालांकि सिर्फ परिधि पर। फिर भी मैं थोड़ा चिंतित हूँ। हमारे आगे रहने से ये थोड़ा सुरक्षित रहेगा। अगर हम बिखरे हुए सैनिकों की तरह अव्यवस्थित रहे तो एक बार जब कोई भयंकर जानवर प्रकट होगा तो सब लोग पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाएंगे। मेरी कोई राय नहीं है, यीदा ठंडे स्वर में कहता है। रेवरेंड यानजू भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहते हैं, भाई यीदा, आपने हम सभी के लिए गणना कर ली है। बूढ़े सन की 3 आंखों वाले को सिर हिलाते देख यानमो जोर से कहता है, ठीक है, चूंकि तुम चारों मान गए हो तो मुझे लगता है कि बाकियों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आगे और पीछे विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित होने के कारण भला किसे आपत्ति हो सकती है। इस संरचना को याद रखना। यीदा, एजियो ड्रैगन और मैं आगे के 3 लोग हैं। रेवरेंड यानजू और थरी आइड पीछे के 2 लोग हैं। बाकी लोग न तो हमारे आगे आ सकते हैं न ही हमारे पीछे। वे केवल बीच में ही रह सकते हैं। यानमो गंभीरता से कहता है, अब एक स्पष्ट नियम निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो जब वे किसी भी जंगली जानवर से टकराएंगे तो उनकी स्थिति संभवतः दयनीय हो जाएगी। सभी की सहमति देखकर यानमो ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बढ़िया। चूंकि सभी सहमत हो गए हैं तो चलिए अराजक सूक्ष्म महासागर में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं।
शुरू करो। यान मो, यी दा और एजियो ड्रैगन को आगे आगे, रेवरेंड यानजू और थरी आइड को पीछे और बाकी लोगों को बीच में लेकर ये समूह अराजक सूक्ष्म महासागर की ओर उड़ान भरने लगता है। उत्तरी क्षेत्र के शीर्षस्थ व्यक्तियों के रूप में जाने जाने के बावजूद ये विशेषज्ञ कभी अराजक सूक्ष्म महासागर में नहीं गए। इस बार यदि 9 तलवार अमर हवेली के लिए नहीं, यदि 9 तलवार अमर हवेली अराजक सूक्ष्म महासागर की सीमा से केवल 10,000 ली स्थित नहीं थी, तो उनमें से कौन यहाँ आने की हिम्मत करेगा? वाह! हर कोई चिल्लाता है, उनके अंदर भावनाएं उमड़ती हैं। वाकई शानदार। किन्यू की आंखें भी चमक उठीं। जब सभी लोग अराजक सूक्ष्म महासागर के पास आ जाते हैं तो उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से शानदार दृश्य दिखाई देता है। इस समय उनसे कई ली आगे अनगिनत 100 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। जब वे दक्षिण की ओर देखते हैं तो उन्हें लगभग हर जगह चक्रवात और उफान दिखाई देते हैं। उनसे कई ली आगे की सीमा से शुरू होकर उनके दक्षिण का क्षेत्र असंख्य उफान और चक्रवातों से भरा हुआ है। हालांकि उस सीमा के उत्तर में पानी बहुत शांत है और वहाँ कोई बड़ी लहरें नहीं हैं। अजीब है, ये बेहद अजीब है। एक तरफ पानी में 100 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पानी शांत है। ऐसा लगता है जैसे पानी के 2 हिस्सों के बीच एक अदृश्य विशाल अवरोध है जो उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर रहा है। दोनों अलग अलग दुनिया के लगते हैं। प्रकृति कितनी रहस्यमयी है। इस अद्भुत नज़ारे को स्पष्ट रूप से समझना असंभव है। स्वर्ग का रास्ता अस्पष्ट, विशाल और दूर है। अगर हम 1 करोड़ साल भी लगा दें तो भी शायद हम प्रकृति के एक कोने में ही झांक पाएंगे। रेवरेंड यानजू आह भरते हुए कहते हैं, प्रकृति रहस्यमय है, इसे कौन समझ सकता है? हालांकि किन्यू को याद है कि अंकल लैन ने उसे पहले बताया था कि कोई प्रतिबंधात्मक जादू या बाधा नहीं है और यह प्रकृति का एक अदृश्य नियम है। कम से कम अब किन्यू इसे समझ नहीं पा रहा है। शायद अंकल लैन भी इसे केवल प्रकृति का नियम ही कह सकते हैं और अभी भी इसे सहज रूप से समझने से कोसों दूर हैं। प्रकृति के नियमों को सहज रूप से समझने के लिए किस स्तर की आवश्यकता होती है? किन्यू अपने दिल में आह भरता है। सभी सावधान रहें। एक बार जब हम अराजक सूक्ष्म सागर में प्रवेश करेंगे तो प्राकृतिक पवित्र ऊर्जा असाधारण रूप से अराजक हो जाएगी। साथ ही जिन लोगों में दृढ़ संकल्प की कमी होगी वे उग्र और उत्तेजित हो जाएंगे। सभी को अपना मन साफ रखना होगा और उस 9 तलवारों वाले अमर भवन की ओर अत्यंत तेजी से उड़ना होगा। रेवरेंड यानजू जोर से चेतावनी देते हैं। बाकी लोग अपना सिर हिलाते हैं। अराजक सूक्ष्म महासागर में न केवल चक्रवात और लहरें हैं बल्कि इसकी प्राकृतिक पवित्र ऊर्जा भी अत्यंत अराजक है। अराजक सूक्ष्म सागर में सामान्य लोग चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के होंगे। जिन लोगों में दृढ़ संकल्प की कमी होगी वे आसानी से अपनी ऊर्जा और मन पर नियंत्रण खो देंगे और पूरी तरह पागल हो जाएंगे। अनुमान लगाया गया है कि वे जंगली जानवर कम बुद्धि वाले, क्रूर और खूनी होते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे इस वातावरण से प्रभावित होते हैं। अगर कोई नवजात और कमजोर दिमाग वाला जलीय जानवर इस वातावरण में रहता है तो स्वाभाविक रूप से वह प्रभावित होगा और चिड़चिड़ा और पागल हो जाएगा। क्योंकि वह बचपन से ही ऐसा व्यवहार करने लगता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आगे चलकर वह जंगली जानवर बन जाएगा। किसी भी वातावरण के अपने जीव होते हैं। इस अराजक सूक्ष्म सागर ने विशेष प्रकार के फेरोबीस्ट, जंगली जीव भी अस्तित्व में लाए हैं। शांत महासागर के वायु क्षेत्र से हर कोई अराजक सूक्ष्म महासागर के वायु क्षेत्र में उड़ता है। उन सभी को एक अजीब परिवर्तन महसूस होता है। पवित्र ऊर्जा का घनत्व कई गुना बढ़ जाता है और साथ ही असाधारण रूप से अराजक भी हो जाता है। अगर कियानलॉन्ग महाद्वीप पर पवित्र ऊर्जा का घनत्व एक शांत खरगोश जैसा है तो यहाँ पवित्र ऊर्जा एक उग्र गोरिल्ला जैसी है। यहाँ तक कि सभी की मनःस्थिति भी प्रभावित होती है। भ्रमित, उत्तेजित, कमजोर दिमाग वाले लोग निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। अपना मन साफ रखो। 9 तलवारों वाले अमर भवन की ओर तेजी से उड़ो। रेवरेंड यानजू की आवाज अचानक पवित्र इंद्रिय संचार के जरिए सबके मन में गूंज उठी। तुरंत ही जो लोग प्रभावित हुए थे वे जाग जाते हैं। जब वे जागते हैं तो उन्हें भी सदमा लगता है। यह अराजक आकाशीय महासागर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। किन्यू गहरी सांस लेता है। अभी अभी वह भी थोड़ा प्रभावित हुआ था, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी है, इसलिए उसने इसे आसानी से झेल लिया। रेवरेंड यानजू की आवाज सुनकर सभी एक साथ बहुत तेजी से 9 तलवारों वाले अमर भवन की ओर तेजी से उड़ते हैं। बड़े भाई किन्यू, ये स्थान आपके मन को प्रशिक्षित करने और आपकी ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि यह अराजक सूक्ष्म महासागर के केंद्र के जितना करीब होगा उतनी ही अधिक प्रबल और अराजक पवित्र ऊर्जा होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस महासागर में इतने सारे विक्षिप्त अमर, विक्षिप्त दानव और विक्षिप्त शैतान इकट्ठा हो गए हैं। ली एयर अपनी पवित्र इंद्रिय का उपयोग करते हुए किन्यू से मुस्कुराते हुए कहती है, वास्तव में अगर मैं लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहूं तो मेरा मन निश्चित रूप से बहुत दृढ़ हो जाएगा। साथ ही अराजक पवित्र ऊर्जा द्वारा परिष्कृत होने के परिणामस्वरूप मेरी ऊर्जा और भी शुद्ध हो जाएगी। किन्यू इस बात पर उससे सहमत है। ली अचानक उत्सुकता से कहता है, बड़े भाई किन्यू, हमने कोई भी जंगली जानवर क्यों नहीं देखा? वे कैसे दिखते हैं? फेरोबीस्ट्स, मुझे उम्मीद है कि हम उनमें से किसी को नहीं देखेंगे। हालांकि किन्यू उसकी तरह जिज्ञासु नहीं है। सब लोग बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। किन्यू और ली एयर ने आपस में सिर्फ 1 मिनट बात की है, लेकिन इस दौरान समूह पहले ही 1000 ली आगे बढ़ चुका है। हालांकि इस समय लगता है सबकी किस्मत ही पलट गई है। वे उम्मीद कर रहे थे कि कोई भयंकर जानवर दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी एक दिखाई देता है।
लहरों के बीच एक विशाल शरीर दिखाई देता है। एक शार्क, 100 मीटर से अधिक लंबी शार्क। सिर्फ इस शार्क की आंखें खून जैसी लाल हैं और स्वाभाविक रूप से एक क्रूर आभा बिखेरती हैं। नहीं, जैसे ही हर कोई इसके करीब जाता है उन्हें पता चलता है कि इसे यूं ही शार्क नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके पंखों के नीचे अप्रत्याशित रूप से 2 नुकीले पंजे छिपे हुए हैं। गर्जना टिल्डर टिल्डर। शार्क आसमान हिला देने वाली आवाज निकालती है। उसकी 2 रक्त लाल आंखें सबको घूर रही हैं। जाहिर है उसने पहले ही उन पर निशाना साधने का मन बना लिया है। वह शार्क एक साथ अपनी गति कई गुना बढ़ा देती है और सब पर टूट पड़ती है। सावधान रहो, यह एक भयंकर जानवर है। यानमो की आवाज दूसरों के मन में गूंजती है। सब लोग बेकाबू मत हो जाओ। फेरोबीस्ट आमतौर पर दिव्य जानवरों के करीब होते हैं। उनके हमले असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं, इसलिए लापरवाह मत बनो। एजियो ड्रैगन, यी दा, चलो शुरू करते हैं। पवित्र इंद्रिय संचार केवल एक विचार के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ये बहुत त्वरित है। जब ये संदेश सबके मन में बस उठता है तो एजियो ड्रैगन, यी दा और यानमो उस फेरोबीस्ट शार्क पर टूट पड़ते हैं। बाकी शार्क अपनी शक्ति का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस शार्क के आभामंडल को देखकर ही वे बता सकते हैं कि यह कोई साधारण फेरोबीस्ट नहीं है। नीला ड्रैगन आगे से हमला कर रहा है। उसकी दोनों भुजाएं अचानक मोटी हो जाती हैं। साथ ही वे पूरी तरह से नीले शल्कों से ढक जाती हैं और उसके दोनों हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल जाते हैं। वह फेरोबीस्ट शार्क अपना विशाल मुंह खोलती है। हर कोई मानता है कि उसके नुकीले दांत उच्च श्रेणी के पवित्र हथियारों को भी आसानी से काट सकते हैं। फेरोबीस्ट शार्क बेहद तेज होती है और बहुत ही गहन गतिपथ पर चलती है। अराजक सूक्ष्म महासागर में पली बड़ी इस फेरोबीस्ट में असाधारण रूप से शक्तिशाली लड़ाकू क्षमता होती है। एजियो ड्रैगन का शरीर एक चाप में घूमता हुआ शार्क के ठीक नीचे पहुंचता है। वह ड्रैगन के पंजों से शार्क के पेट पर हमला करना चाहता है। एक झंझनाहट सुनाई देती है। फेरोबीस्ट शार्क के पंख के नीचे एक तेज पंजा अचानक बाहर निकलता है और एजियो ड्रैगन को पकड़ लेता है, जो उससे बचने के लिए पीछे हटना चाहता है। हालांकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं होता, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत कम है। अंत में मानव आकार वाले एजियो ड्रैगन का एक पंजा और शार्क का पंजा आपस में टकराते हैं। एजियो ड्रैगन पीछे की ओर उड़ता है, लेकिन शार्क गुर्राहट करती है और भी अधिक क्रूर हो जाती है। हाँ, तुम थोड़े कमजोर हो, नीला ड्रैगन यानलैंग। अब मुझे देखो, यानमो अपनी पवित्र इंद्री से कहता है। इसके तुरंत बाद वह फेरोबीस्ट शार्क पर हमला करता है। यानमो, लापरवाह मत बनो। एक फेरोबीस्ट उसी स्तर के दिव्य जानवर से ज्यादा कमजोर नहीं होता। इसके अलावा फेरोबीस्ट में लड़ने की प्रवृत्ति और भी ज्यादा मजबूत होती है। एजियो ड्रैगन तुरंत चेतावनी देता है। उसने अभी अभी उस फेरोबीस्ट शार्क के साथ एक वार किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसकी ताकत का अंदाजा है। एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा सकती है। यह आवाज कांच पर ब्लेड से नक्काशी करने जैसी लगती है। यह आवाज यी दा के दाहिने हाथ और फेरोबीस्ट शार्क के पंख के बीच टक्कर से हुई थी, जिससे यी दा का दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त हो गया और खून टपकने लगा। हालांकि उसके ठीक बाद अपने मानव रूप में यानमो अप्रत्याशित रूप से उस फेरोबीस्ट शार्क से भिड़ जाता है। कई तेज धमाकों के बाद वह और शार्क दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं, मानो वे एक दूसरे से गले मिले हुए हों। शार्क गुस्से में है। वह तुरंत एक भयंकर गुर्राहट के साथ यानमो पर काटने के लिए अपना बड़ा मुंह खोलती है। उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है। हिस टिल्डर टिल्डर। एक विशाल नीला ड्रैगन अचानक प्रकट होता है और उस फेरोबीस्ट शार्क के शरीर पर अपने पंजों से वार करता है, जिसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता। एक बड़ा घाव तुरंत दिखाई देता है और उसमें से खून बहने लगता है। शार्क गुस्से से गुर्राती है और अपनी पूंछ को नीले ड्रैगन के शरीर पर जोर से घुमाती है। नीला ड्रैगन बहुत तेजी से बच निकलता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर का एक हिस्सा चोटिल हो जाता है। उसके कई शल्क टूट जाते हैं, जिससे उसका खून पानी पर टपकने लगता है, जिससे एक बड़ा हिस्सा लाल हो जाता है। मुझे उसे मार डालने दो, एजियो ड्रैगन। यानमो क्रोधित हो गया है। वह तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है, एक काला अजगर जो लगभग नीला अजगर के आकार का है। बस इस काले अजगर की आंखें रक्त लाल हैं। यह कोई और नहीं बल्कि एक दिव्य राक्षस काला अजगर है, जो अजगर कुल में भी एक बेहद दुर्जेय अजगर है। पफ टिल्डर टिल्डर टिल्डर। खून बिखर गया और मांस के बड़े बड़े टुकड़े पानी में गिर पड़े। वह फेरोबीस्ट शार्क सीधे 2 टुकड़ों में फट गई और वहीं मर गई। यानमो एक पल में अपने मानव रूप में वापस आ जाता है। उसका हाथ एक नीदान को पकड़े हुए है। उसका पूरा चेहरा बर्फ की तरह ठंडा है। एक प्राचीन कोंगमिंग फेरोबीस्ट मुझसे मुकाबला करना चाहता था। जरूर तुम्हारी मृत्यु की इच्छा रही होगी। एक प्रारंभिक कोंगमिंग फेरोबीस्ट एक प्रारंभिक कोंगमिंग दिव्य जानवर से ज्यादा कमजोर नहीं होता। शुरुआत में नीला ड्रैगन अपने असली रूप का उपयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पा रही थी और स्वाभाविक रूप से वह नुकसान में था। यानमो के अपने असली रूप में आने के बाद उसने एक ही वार में शार्क को मार गिराया। हालांकि क्योंकि हर कोई अराजक सूक्ष्म महासागर में कभी नहीं गया है, वे कुछ चीजों के बारे में नहीं जानते हैं जिनसे यहाँ बचना चाहिए। खून की गंध। गैर जंगली जानवरों के खून की गंध से आसपास के जंगली जानवर भी पागल हो जाएंगे। अभी अभी एजियो ड्रैगन और यी दा दोनों का खून बहा है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है। इसलिए टिप्पणी बाद में सार्वभौमिक स्वर्ण अमर को संक्षेप में स्वर्ण अमर कहा जाएगा। B9C13 का अंत। पुस्तक 9, अध्याय 14। रक्त से रंगा हुआ सूक्ष्म महासागर। यानमो, एजियो ड्रैगन और यी दा ने तुरंत कार्रवाई की और उस फेरोबीस्ट शार्क को कुछ ही मुकाबलों में 2 टुकड़ों में फाड़ डाला और उसे वहीं मार डाला।
बाकी लोगों ने भी चुपके से राहत की सांस ली। भाई यान मो वाकई बहुत ताकतवर हैं। आपने इस जंगली जानवर को इतनी आसानी से मार डाला, जियाओ जियू ने प्रशंसा भरे भाव से कहा। हालांकि सीटू जू कहती है, जियाओ जू, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ड्रैगन कबीले में जब आक्रमण की बात आती है तो काले ड्रैगन सबसे ऊपर होते हैं। केवल सुनहरे ड्रैगन ही उनसे थोड़ा बेहतर हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर एक काला ड्रैगन एक नीले ड्रैगन से कहीं ज्यादा दुर्जेय होता है। यान मो उन दोनों को एक ठंडी नजर से देखता है और पवित्र इंद्रिय संचार के जरिए कहता है, यहाँ बकवास करके समय बर्बाद मत करो। यह अराजक सूक्ष्म सागर है। चलो सब लोग जल्दी से 9 तलवारों वाले अमर भवन की ओर दौड़ते हैं। किन यू भी सीटू जू और जियाओ जियू पर नजर डालती है और मन ही मन सोचती है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही बेसुध हैं। इस समय हर कोई अराजक सूक्ष्म सागर में है, जहाँ हर जगह खतरा है। वे जितनी देर एक जगह रहेंगे उतना ही ज्यादा खतरा उनके लिए होगा। कौन कह सकता है कि कुछ ही देर में कोई और भयंकर जानवर प्रकट नहीं हो जाएगा। सभी लोग तुरंत बहुत तेज गति से आगे की ओर उड़ जाते हैं। तीखे तीरों और इंद्रधनुष की तरह वे बिजली की गति से चक्रवातों और लहरों को भेदते हैं। उनके कपड़े फड़फड़ा रहे हैं और उनके लंबे बाल लहरा रहे हैं, जिससे वे सचमुच मनुष्यों के हृदय में अमर प्रतीत हो रहे हैं। यदि उनमें से किसी के पास कई हजार ली की सीमा वाली पवित्र इंद्री होती तो वह ये पाता कि उनके कई हजार ली के दायरे में सभी भयंकर जानवरों की आंखें लाल हो गई हैं, मानो इन जानवरों को किसी चीज से संकेत मिल रहा हो और वे अत्यंत तेजी से एजियो ड्रैगन और यीदा के स्थान की ओर दौड़ रहे हों। कमजोर फेरोबीस्ट की तुलना जिंदान स्टेज और युआनेंग स्टेज यूजेनिस्ट से की जा सकती है, लेकिन मजबूत फेरोबीस्ट यान मो से भी अधिक शक्तिशाली हैं। हजारों ली के दायरे में मौजूद सभी जंगली जानवर उन्हें घेरकर उनकी ओर दौड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से इस समय यान मो और बाकी लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आगे यान मो, यी दा और एजियो ड्रैगन सभी अपनी पवित्र इंद्रियों को गंभीर भावों के साथ फैलाए हुए हैं। उनके मन अत्यंत एकाग्र हैं। वे तीनों समूह में सबसे आगे चल रहे हैं, हवाओं पर सवार होकर और लहरों को तोड़ते हुए। दूसरों के लिए वे अपनी पवित्र इंद्रियों को शिथिल करने या जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करते। लगभग 2 से 3 मिनट तक उड़ान भरने के बाद कोई बात नहीं, यी दा के चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। आत्मा के स्तर के संदर्भ में वह यान मो से एक स्तर बेहतर है। ये केवल इसलिए है क्योंकि यान मो एक दिव्य जानवर है कि वह यान मो का कोई मुकाबला नहीं है। इस समय यी दा ने दूर से सभी पर हमला करने वाले भयंकर जानवरों को देखा है। ये जंगली जानवर हैं, नहीं, ये जंगली जानवरों का झुंड है। सब लोग सावधान रहें। पवित्र इंद्रियों के जरिए उसने जो संदेश भेजा है उससे पता चलता है कि वह घबरा गया है। इसके तुरंत बाद रेवरेंड यानजू, यान मो और एजियो ड्रैगन की तरह उन भयंकर जानवरों का पता लगा लेते हैं। शुरुआत में उन्हें अभी भी लगता है कि उनके सामने सिर्फ 3 भयंकर जानवर ही उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि भयंकर जानवर हर तरफ से उन पर हमला कर रहे हैं। भयंकर जानवरों का झुंड। ये सभी फेरोबीस्ट राक्षसी दिखते हैं। ये उत्परिवर्तित शार्क और ऑक्टोपस जैसे लगते हैं। इनके उत्परिवर्तन अलग अलग हैं, लेकिन सभी उनकी आक्रमण क्षमता को बेहतर बनाते हैं। इन फेरोबीस्ट्स में एक और विशेषता समान है, इनकी आंखें रक्त लाल हैं। ये भयंकर जानवरों का एक झुंड है। ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो, जल्दी करो। उन सबको मारने की कोशिश भी मत करो, बस जल्दी से आगे बढ़ो सब लोग। चलो, कुछ और करने से पहले 9 तलवारों वाले अमर महल की ओर जल्दी से चलते हैं। यान मो की आवाज पवित्र इंद्रिय संचार के जरिए सबके मन में गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है। जब वह अपनी पवित्र इंद्रियों के माध्यम से इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं तो ये कल्पना करना आसान है कि वह उस समय कितने चिंतित हैं। आक्रमण करो। नीला ड्रैगन भी जोर से चिल्लाता है, आक्रमण करो। यी दा की अभिव्यक्ति ठंडी है, केवल उसकी आंखों में उग्रता का संकेत है। फेरोबीस्ट्स की भीड़ का सामना करते हुए कोई भी उन सभी को मारने की हिम्मत नहीं करता। ये जान लेना चाहिए कि यह अराजक सूक्ष्म महासागर है। अगर उन्हें यहीं रोक दिया गया तो और भी फेरोबीस्ट्स आएंगे, और अगर किसी समय कोई दूजी चरण वाला फेरोबीस्ट आ गया तो स्थिति सबके लिए भयानक हो जाएगी। सावधान रहो, लियर। किन्यू लियर को देखता है और अपनी पवित्र बुद्धि का उपयोग करते हुए उसे बताता है। वह अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए पवित्र इंद्रिय संचार के माध्यम से कहती है, तुम्हें भी सावधान रहना होगा। किन्यू ने सिर हिलाया। ली एर के पास एक जादुई खजाना है, इसलिए उसकी सुरक्षा किन्यू से कहीं ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा वह दिव्य यात्रा कला जानती है, इसलिए अपनी कमजोर शक्ति के बावजूद एक बार दिव्य यात्रा कला का इस्तेमाल करने के बाद वह किन्यू से कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। हालांकि उसकी शक्ति हाल ही में काफी बेहतर हुई है और वह ब्लैक ओरिजिन पर सवार हो सकता है। तेज गति और उच्च रक्षा के कारण लियर अप्रत्याशित रूप से यहाँ सबसे सुरक्षित है। गर्जना टिल्डर टिल्डर, चीख टिल्डर टिल्डर टिल्डर, दहाड़ टिल्डर टिल्डर। आकाश में अजीबोगरीब आवाजों की एक श्रृंखला गूंजती है। रक्त लाल आंखों के कई जोड़े भी दिखाई देते हैं और पूरा आकाश धुंधला हो जाता है क्योंकि काले बादलों ने उसे ढक लिया है। ऐसा लगता है कि न्याय का दिन आ रहा है। धमाका। अचानक आसमान में तेज गड़गड़ाहट होती है और बिजली कड़कने लगती है। इसी बीच मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अनगिनत चक्रवात, ऊंची लहरें, असीम काले बादल, अंतहीन मूसलाधार बारिश। रक्त लाल आंखों के कई जोड़े सबको घूर रहे हैं। किसी कारण से ये भयंकर जानवर तुरंत हमला करने के बजाय अप्रत्याशित रूप से कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। अपने सामने रक्त लाल आंखों वाले दर्जनों भयंकर जानवरों का सामना करते हुए हर कोई अपनी गति कम करने से खुद को नहीं रोक पाता।
मेरे साथ आक्रमण करो। यान मो की आवाज सबके ज़हन में गूंजती है। फौरन यान मो, यी दा और एजियो ड्रैगन एक हल्के मोड़ पर आगे बढ़ने लगते हैं। बाकी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हर कोई अपने सामने मौजूद भयंकर जानवरों से बचने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, वे दर्जनों जंगली जानवर अचानक हिलने लगते हैं। बिजली की तरह वे सब पर टूट पड़ते हैं। जब सब इन जानवरों को मारने ही वाले होते हैं तो 10 से ज्यादा जंगली जानवर पीछे और बाईं ओर से उन पर टूट पड़ते हैं। छुपने की कोई जगह नहीं है। सीधे 9 तलवारों वाले अमर महल की ओर दौड़ो। लड़ाई में मत उलझो। यान मो की आवाज अभी तेज हुई ही थी कि उसका शरीर एक विशाल काले अजगर में बदल गया, जिसकी आंखें भी रक्त लाल थीं। जो उसे नहीं जानता वह शायद यही सोचेगा कि यह काला अजगर भी एक भयंकर जानवर है। उसी समय एक नीला ड्रैगन भी प्रकट होता है। यान मो और नीला ड्रैगन यान लैंग दोनों अपने असली रूप में आ गए हैं, क्योंकि अब अपनी शक्ति छिपाने का समय नहीं रहा। वे देख सकते हैं कि इन सबसे शक्तिशाली फेरोबीस्ट अभी कुछ देर पहले शार्क के बराबर ही थे, लेकिन अब उनके लिए इतने सारे फेरोबीस्ट हैं कि उनसे निपटना मुश्किल हो जाएगा। पूफ टिल्डर टिल्डर टिल्डर। खून बिखरा पड़ा है। एक तलवार मछली जो एक हाथ जितनी मोटी है लेकिन लगभग 10 मीटर लंबी है, काले अजगर के पंजे से सीधे 2 टुकड़ों में फट जाती है। काला अजगर हमला करने और मारने में आगे है। उसके दोनों ओर एजियो ड्रैगन और यी दा उसकी मदद कर रहे हैं। हमला और हत्या। एक सांस के समय में उनके चारों ओर पानी और खून होता है, जिसमें फेरोबीस्ट का खून और उनका अपना खून दोनों शामिल होता है। हर कोई इसी तरह से फेरोबीस्ट की भीड़ के बीच में हमला करता है और मारता है। कहने की जरूरत नहीं कि बीच में मौजूद सीटूजू, जियाओ जियू और किन्यू जैसे लोगों पर भी हमला होता है। सभी फेरोबीस्ट खून से लाल आंखों से उन पर हमला कर रहे हैं और उन्हें जिंदगी मौत की कोई परवाह नहीं है। इन फेरोबीस्टों की क्रूर हत्या की मंशा बेहद अजीब है। पागल, क्रूर, रक्त पिपासु। एक काली रोशनी कुछ देर तक टिमटिमाती है। एक विशाल जंगली जानवर सीधे कई टुकड़ों में फट जाता है। किन्यू, जिसका शरीर काले कवच से ढका है, अपने हाथ में एक नीदान पकड़े हुए है। वह तुरंत नीदान को अपने अंतरिक्ष वलय में खींच लेता है। ये काला कवच ब्लैक ओरिजिन का रूपांतरण मात्र है, जिसे 100 से अधिक उच्च श्रेणी के क्रिस्टलों को परिष्कृत करके तैयार किया गया था, जब तक कि केवल उनका सार ही शेष न रह गया हो और वे किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सब कुछ अनदेखा करके आगे बढ़ना। ये हत्या लगभग 3 मिनट तक चली। सौभाग्य से बीच में जो थोड़े कमजोर हैं उन्हें आगे और पीछे के विशेषज्ञों ने सुरक्षित रखा है, इसलिए उन्हें सिर्फ मांस के घाव ही लगे हैं। यान मो, अजूर ड्रैगन और यी दा, तीनों अग्रणी विशेषज्ञ, ने सबसे ज्यादा क्रूर जानवरों को मार गिराया है। साथ ही उन्हें कुछ मामूली चोटें भी आई हैं। 3 मिनट में चार्ज करना और मारना। आसपास मौजूद लगभग 70 से 80 मूल फेरोबीस्टों में से प्रत्येक ने 10 को मार डाला है और 34 को घायल कर दिया है। हालांकि शेष लोगों ने अभी तक उनसे संघर्ष नहीं किया है। जल्दी करो, किनारे पर खड़े जंगली जानवर ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। थोड़ा तेज हो जाओ। अगर हम देर कर देंगे तो कुछ भयानक जंगली जानवर आ जाएंगे और हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी। यान मो पवित्र इंद्रिय संचार के जरिए चिल्लाता है। साथ ही वह और भी तेजी से आगे बढ़ता है। बाकी विशेषज्ञ भी अपनी गति बढ़ा देते हैं। जहां तक ओल्ड फ्रीक थरीआइड की सेविका जैसी कमजोर महिला की बात है, ओल्ड फ्रीक थरीआइड उसे तुरंत पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर उड़ जाता है। वह समूह की गति बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब तक सभी ने अराजक सूक्ष्म महासागर के आतंक का अनुभव कर लिया है। उनके प्रवेश को कितने मिनट हुए हैं, फिर भी उनका सामना उन भयंकर जीवों से हुआ है जिनकी सामूहिक शक्ति लगभग उनके जितनी ही है। अगर वे सचमुच इन जीवों से अंत तक लड़ते तो उनमें से कई निश्चित रूप से मर जाते या बुरी तरह घायल हो जाते। जैसे ही वे लहरों से गुजरते हैं, उनके शरीर पर हत्या के कारण लगा खून भी धुल जाता है। हर किसी से 1000 ली दूर से एक काला धब्बा उनकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उन भयंकर जानवरों से भी कहीं ज्यादा तेज जो अभी अभी आए थे, और जहां भी जाता है लहरें उड़ाता है। बस थोड़ी देर में यान मो के चेहरे का रंग तब बदल जाता है जब उसकी आंखें दूर से धुंधलापन देखती हैं, ठीक वैसे ही जैसे यी दा और एजियो ड्रैगन के चेहरों का, जब उन्होंने अभी अभी उस भयंकर जानवर की आभा को महसूस किया है और प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगाया है, तब तक भयंकर जानवर उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हो चुका होता है। ध्यान से, यान मो के पास केवल इतना समय है कि वह अपनी पवित्र इंद्रियों के माध्यम से चेतावनी दे सके। उसके बाद वह अपने काले ड्रैगन रूप का उपयोग करके उस धुंधलेपन पर हमला कर सके। Just a moment ago, Yan Mo, Yi Da and Azure Dragon already discovered that the blur is even quite a lot faster than Yan Mo himself, so now it is impossible for everybody to run away and they can only face it. Using his body of a divine beast Black Dragon, Yan Mo is trying to defeat this blur. None of the other 10 odd experts such as Yi Da, Azure Dragon, Reverend Yanzu, Old Freak Three-Eyed and Keen Yu gets into action because they have no confidence. A series of explosions rises. Meanwhile, the billows in the surroundings are sent flying in all directions by the shock waves. The drops of water sent flying all around are extremely fast, to the point where they seem to be projectiles. When those drops of water hit the bodies of Yi Da, Keen Yu and the others, they shatter immediately. In an instant, that black blur and the black dragon move apart. Now everybody finally sees the true identity of that black blur. It is a gigantic black crab that is 10-something m tall. Its black legs look very slim and powerful and those 2 huge claws are extremely sharp. Every piece of this crab's armor is shiny black and nobody has any doubts about its defense, because just now this black crab fought a fierce battle against the black dragon.
After this momentary battle, a wound that is several m long has already appeared on the black dragon's body. The dragon scales at the wound have been smashed and blood is flowing out. However, the black crab is not injured at all with only a white mark on his armor. It is easy to tell who the stronger is from this. It's a Duji stage pharaoh beast, a bit stronger than me. Don't even think about attacking him, everybody. Given his defense, you basically won't be able to damage him. Let's all rush towards the Nine Swords Immortal Mansion. Yan Mo immediately uses Holy Sense communication. As soon as he exchanged blows with the black crab, he knew that this crab has to be stronger than him by one level and is definitely a Duji stage pharaoh beast. Suddenly, that huge black crab moves. Its body rushes violently at the black dragon. That pair of blood-red eyes is extraordinarily small. However, despite their small size, those blood-red eyes are like bright blood-red stars, grim and ice-cold. Another series of explosions is heard as the black crab and the black dragon charge at each other. Because they are far more powerful than everybody else, they exchange blows so fast that they turn into two blurs again in the eyes of everybody. Don't waste time. Run. Yi Da, however, shouts via Holy Sense communication. Immediately, he and Azure Dragon take the lead in rushing towards the Nine Swords Immortal Mansion. At the moment, they do not even have time to care about the Black Dragon. Given the Black Dragon's power, everybody would be totally useless if they stayed here. More than 10 individuals rush towards the Nine Swords Immortal Mansion without delay. In just a while, a black blur overtakes them. ये फेरो बीस्ट केकड़ा बहुत ही भयानक है. हम इससे लड़ने में समय बर्बाद नहीं कर सकते. चलो, जितना हो सके भागकर पहले 9 तलवारों वाले अमर महल में पहुंचते हैं. काले अजगर की आवाज सबके मन में गूंजती है. ये काला धब्बा कोई और नहीं, बल्कि भागता हुआ काला अजगर यान मो है. हर कोई मूलतः बात करने में समय बर्बाद नहीं करता है और सीधे 9 तलवार अमर हवेली की ओर भागता रहता है. लेकिन काला फेरो बीस्ट केकड़ा उन्हें कैसे जाने दे सकता है? जब वे बस कुछ सांसें ही उड़ पाए थे, तो केकड़ा फिर प्रकट हो गया. ब्लैक ड्रैगन एक भयंकर दहाड़ लगाता है और उससे फिर से लड़ने लगता है ताकि बाकी केकड़ा थोड़ा और दूर भाग सकें. थोड़ी देर बाद ब्लैक ड्रैगन फिर भाग जाता है. यान मो काले केकड़े पर वार करता रहता है ताकि उसे नीचे गिरा सके, ताकि बाकी सभी लोग थोड़ा दूर भाग सकें. लेकिन वह कुछ देर के लिए भागने और लड़ने के बीच भी बारी बारी से काम करता रहता है. वह 9 तलवारों वाले अमर भवन तक थोड़ी तेजी से पहुंचने के लिए इस रणनीति पर भरोसा करना चाहता है. हालांकि काले केकड़े से बार बार लड़ने के कारण ब्लैक ड्रैगन के विशाल ड्रैगन शरीर पर अनगिनत घाव हो गए हैं, जो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया है. ड्रैगन के शल्क भी कई जगहों से चकनाचूर हो गए हैं. उस काले फेरो बीस्ट केकड़े को भी कुछ चोटें आई हैं, जैसे कि उसके पेट पर लगा चांदी जैसा सुरक्षा कवच ब्लैक ड्रैगन ने फाड़कर 2 टुकड़े कर दिया है. दिव्य पशु वर्गों के संदर्भ में नीले ड्रैगन केवल सामान्य दिव्य पशु हैं, जबकि काले ड्रैगन और 3 नीली आंखों वाले टोड एक ही स्तर के हैं. यहाँ तक कि मध्य कोंगमिंग अवस्था का काला ड्रैगन भी उत्तर कोंगमिंग अवस्था के नीले ड्रैगन के बराबर है. इसलिए यान मो उस दूजी अवस्था के फेरो बीस्ट केकड़े से बस थोड़ा ही कमजोर है. थोड़ी देर और लगे रहो, हम लगभग पहुंच ही गए हैं. यान मो पवित्र इंद्रिय संचार के जरिए चिल्लाता है. वह दूसरों को और स्वयं को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं. अगर वे सचमुच कुछ समय तक इसी तरह चलते रहे तो उसे कई जख्म झेलने पड़ेंगे और फिर भी वे 9 तलवारों वाले अमर महल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे. हालांकि किन्यू को अचानक एक काले धब्बे की झलक दिखाई देती है जो दूर से उठती लहरों के बीच उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है. यह निश्चित रूप से उस काले फेरो बीस्ट केकड़े से कमजोर नहीं है जो अभी अभी आया था. उसी समय यी दा, एजियो ड्रैगन और अन्य लोगों ने भी उस काले धब्बे को पहचान लिया है. कोई फायदा नहीं, यह एक और जंगली केकड़ा है. आगे वाला काला फेरो बीस्ट केकड़ा सबका रास्ता रोककर रुक गया है. उनके पीछे वह काला फेरो बीस्ट केकड़ा भी ब्लैक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसे मारने के लिए आ रहा है. भागने के बारे में सोचना भी मत, सब मरने की तैयारी करो. एक शक्तिशाली गहरी आवाज उठती है. बस ऐसा लगता है कि उसे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर एक 2 शब्द के बाद उसे रुकना पड़ रहा है. सबके बगल में उड़ते हुए ब्लैक ड्रैगन यान मो उनके आगे और पीछे 2 काले फेरो बीस्ट केकड़ों को देखता है. फेरो बीस्ट की बुद्धि बहुत कम होती है, लेकिन जब वे बहुत ऊंची शक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं तब भी उनकी बुद्धि थोड़ी बेहतर हो जाती है. ये दोनों फेरो बीस्ट केकड़े दूजी अवस्था में होने चाहिए थे. अगर उनमें से सिर्फ एक होता तो भी हम भाग सकते थे, लेकिन अब तो ये 2 हो गए हैं. सब लोग अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाओ. यान मो की आवाज पवित्र इंद्रिय संचार के माध्यम से हर किसी के मन में उठती है. ये जानते हुए कि उनके आगे और पीछे 2 दूजी चरण के भयंकर जानवर हैं, यी दा, एजियो ड्रैगन, सीटू जू, किन यू और बाकी सभी के चेहरे पर कुछ भद्दे भाव हैं. साथ ही उनकी आंखों में रक्त पिपासा की एक झलक दिखाई देती है. वे बस पूरी ताकत लगा सकते हैं. B9C14 का अंत. पुस्तक 9 अध्याय 15 रक्त से सनी 9 तलवारें अमर हवेली. आगे एक काला फेरो बीस्ट केकड़ा है और पीछे एक और. ये दोनों फेरो बीस्ट बेहद ताकतवर हैं. अगर ब्लैक ड्रैगन यान मो भी एक्शन में आ जाए तो भी वह इन दोनों से थोड़ा कमजोर ही रहेगा. अरे काले अजगर, तुम तो बहुत ताकतवर हो. तुम मेरे छोटे भाई को घायल करने में कामयाब रहे. आगे वाला काला फेरो बीस्ट केकड़ा अब थोड़ा और धारा प्रवाह बोल पा रहा है. बस इसी समय सबको पता चलता है कि उनके आगे और पीछे वाले ये दोनों भयंकर जानवर भाई हैं. और उनके व्यवहार को देखते हुए आगे वाला अपने छोटे भाई से कमजोर नहीं है, बल्कि थोड़ा ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है. ये जगह 9 तलवारों वाले अमर महल से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1000 ली दूर. चलो सब लोग अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ते हैं. वे सिर्फ 2 हैं,
इसलिए वे हम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चलो दौड़ते हैं। यान मो की आवाज सबके मन में गूंजती है। दौड़ना, बचने के लिए हर किसी को अपने कौशल पर निर्भर रहना होगा। किन यू ने लियर का हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा है। वह भी उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी पवित्र बुद्धि का उपयोग करते हुए गंभीरता से कहती है, जितनी जल्दी हो सके भागो बड़े भाई किन यू। किन यू अपने सामने उस भयंकर जानवर को घूरता है। उसके शरीर पर पड़ी काली रोशनी दूर हटकर तेजी से एक उड़ती हुई तलवार में बदल जाती है। वह तलवार पर खड़ा हो जाता है। फिर उसके डेंटियन का केंद्र अपनी सुनहरी तारकीय ऊर्जा तलवार में भेजता है। लियर, अपने सुरक्षात्मक जादुई खजाने का इस्तेमाल करो। तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोर स्टेज तक पहुंचने के बाद से मैंने कभी अपनी पूरी गति का इस्तेमाल नहीं किया है। किन यू ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें, जो उस काले जंगली केकड़े को घूर रही थीं, एक प्रकार की उग्रता से चमक उठी। ध्वनि की एक श्रृंखला सुनाई देती है। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल कर रहा है। वे अलग अलग रास्ते भी अपनाते हैं, या तो सीधे नाइन स्वॉर्ड्स इमोर्टल मैंशन की ओर दौड़ते हैं, या प्रकाश आधारित भागने की कला का उपयोग करके एक वक्र में उड़ जाते हैं, या पानी के नीचे जाकर भाग जाते हैं। किन यू की सुनहरी तारकीय ऊर्जा ने ब्लैक ओरिजिन की उड़ती तलवार को उसके शरीर के हर हिस्से से पूरी तरह जोड़ दिया है। एक सुनहरे इंद्रधनुष में तब्दील होकर और एक सुंदर गति पथ पर चलते हुए वह 9 तलवारों वाले अमर भवन की दिशा में बेहद तेजी से दौड़ता है। हालांकि ली एयर टहलती हुई सी लग रही है। बस कुछ ही कदमों में वह आसानी से किन यू के पीछे चल पड़ती है। काले ड्रैगन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आगे काले फेरोबीस्ट केकड़ों का बड़ा भाई ब्लैक ड्रैगन यान मो पर हमला करता है। जहां तक पीछे बैठे उसके छोटे भाई की बात है, ये काला फेरोबीस्ट केकड़ा दूसरों पर हमला करता है। ऐसा लगता है कि सभी केकड़े ड्रैगन के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं, क्योंकि ये दूसरा भाई फेरोबीस्ट केकड़ा अप्रत्याशित रूप से सीधे एजियो ड्रैगन यान लैंग पर हमला करता है, जिसे तुरंत पता चल जाता है कि उसके सामने एक समस्या है। गर्जना टिल्डर टिल्डर टिल्डर। एक भयंकर दहाड़ के साथ नीला ड्रैगन अप्रत्याशित रूप से अपने मानव रूप में बदल जाता है। वह काले फेरोबीस्ट केकड़ों के दूसरे भाई के हमले का सामना कर रहा है। फिर भी वह वापस अपने मानव रूप में आ गया है, जिसका आक्रमण अपेक्षाकृत कमजोर है। जानकारी हासिल करें। नीला ड्रैगन गंभीर भाव से देख रहा है। इस बार उसके साथ चल रहे 3 पीले वस्त्रधारी पुरुष तुरंत उसके पीछे 3 शक्तियों की एक संरचना बनाते हैं। इसके बाद तीनों पीले वस्त्रधारी पुरुषों के शरीर से प्रकाश की विभिन्न किरणें निकलती हैं। नीला ड्रैगन के दोनों हाथों पर भी एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। अन्य लोग, जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, एक विस्फोट की आवाज सुनते हैं जिससे आकाश हिल जाता है। दोनों पक्ष पीछे की ओर उड़ते हैं। नीला ड्रैगन और 3 पीले वस्त्रधारी आदमी नीला ड्रैगन के नेतृत्व में इस प्रतिक्रिया का फायदा उठाकर और भी तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन दूसरा भाई काला फेरोबीस्ट केकड़ा पीछे हट जाता है। जब ये फेरोबीस्ट उनका पीछा करना चाहता है, तब तक वे उससे कई 10 ली दूर निकल चुके होते हैं। एक भयंकर गुर्राहट के साथ ये फेरोबीस्ट केकड़ा पागलों की तरह आगे की ओर भागता है। अब तक ब्लैक ड्रैगन यान मो उस बड़े भाई फेरोबीस्ट केकड़े से भी लड़ने लगा है। इस बार वह पूरी तरह से पागल हो गया है, एक ब्लैक ड्रैगन की असली ताकत दिखाने के लिए तैयार, जो ड्रैगन कबीले में बेहद आक्रामक ड्रैगन का एक प्रकार है। तीखे ड्रैगन पंजे, शक्तिशाली ड्रैगन पूंछ और काले ड्रैगन का विशेष कौशल। यान मो की रक्त लाल आंखें चमक उठती हैं और प्रकाश की विभिन्न लाल किरणें उसके काले ड्रैगन शरीर के हर हिस्से में मिल जाती हैं। उसके शरीर पर लगे कई घाव अचानक बहुत तेज गति से ठीक होने लगते हैं। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह बड़े भाई काले फेरोबीस्ट केकड़े को भी घूरता है और गुस्से से चिल्लाता है। स्वाभाविक रूप से बड़ा भाई काला फेरोबीस्ट केकड़ा क्रोधित हो जाता है। एक फेरोबीस्ट होने के नाते वह कैसे डर सकता है? ऐसे दुर्जेय काले अजगर से मिलकर वह और भी ज्यादा पागल हो जाएगा। काला फेरोबीस्ट केकड़ा अपना मुंह ऊपर की ओर घुमाता है, एक भयंकर गुर्राहट निकालता है और फिर दुश्मन पर तेजी से टूट पड़ता है। लड़ाई करना, खूनी लड़ाई। इस बार यान मो काफी तेज है। उसके शरीर की रिकवरी स्पीड काफी बढ़ गई है और उसकी सुरक्षा भी काफी मजबूत हो गई है। इसका कारण उसकी रक्त लाल आंखें हैं, जो कि फेरोबीस्ट्स की आंखों से अलग हैं। यही काले ड्रैगन परिवार की दुर्जेयता का आधार है। ड्रैगन के शल्क टूट गए, केकड़े का कवच उतर गया, दोनों के खून से पानी लाल हो गया, लेकिन लहरों के कारण वह थोड़ी देर बाद गायब हो गया। अचानक ब्लैक ड्रैगन यान मो अपनी पूंछ हिलाता है और अचानक सीधे 9 स्वॉर्ड्स इमोर्टल मैंशन की ओर दौड़ पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अच्छी तरह समझता है कि इस बार उसका लक्ष्य 9 स्वॉर्ड्स इमोर्टल मैंशन को खोलना है, न कि किसी फेरोबीस्ट से मौत की लड़ाई लड़ना। फेरोबीस्ट को मारना पसंद है, लेकिन यान मो को खुद नहीं। किन यू की गति असाधारण रूप से तेज है। उल्टी तलवार पर सवार होने के बाद भी वह इतना तेज है कि यी दाओ और रेवरेंड यानजू से ज्यादा धीमा नहीं है। लियर, 2 फेरोबीस्ट में से एक यान मो से लड़ रहा है, जबकि दूसरा एजियो ड्रैगन से। हम में से बाकी लोगों को अप्रत्याशित रूप से थोड़ी आसानी हो रही है। किन यू इस समय अपने दिल में थोड़ा निश्चिंत है। अगर उसे एक काले फेरोबीस्ट केकड़े से सीधे लड़ना पड़ा, तो शायद उसका बहुत बुरा हश्र होगा। बड़े भाई किन यू, नीला ड्रैगन और पीले वस्त्र पहने ये 3 आदमी बहुत ही दुर्जेय लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये 3 आदमी कौन हैं, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग इतनी अजीबोगरीब संरचना बना पाएंगे। ये चारों मिलकर उस काले जंगली केकड़े को भी पीछे धकेल सकते हैं। ली र आश्चर्य से कहता है। किन यू की पवित्र इंद्रिय ने भी उस दृश्य को नोटिस किया है।
शक्ति की दृष्टि से वह काला फेरो बीस्ट केकड़ा दूजी अवस्था में है, इसलिए वह एजियो ड्रैगन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि मानव रूप धारण करने के बाद एजियो ड्रैगन और 3 पीले वस्त्रधारी पुरुषों ने मिलकर एक विशेष संरचना का उपयोग करके संयुक्त आक्रमण करके फेरो बीस्ट केकड़े को पीछे धकेल दिया। क्या यह एजियो ड्रैगन का तुरुप का पत्ता हो सकता है? किन यू ने अपनी भौहें उठाईं। 9 तलवारों वाले अमर महल में असल में कितने खजाने हैं, कोई नहीं जानता। उस समय हुए समझौते को देखते हुए अगर उनकी संख्या 9 के गुनज में हो तो उन्हें बांटना आसान होगा, लेकिन क्या वाकई उनकी संख्या इतनी ही होगी? और अगर वाकई ऐसा संयोग होगा भी तो एक बार यान मो जैसे विशेषज्ञ लालच में आकर दूसरों को मारकर खजाना हथिया लेंगे तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार जब वे अमर हवेली में प्रवेश करेंगे तो एक दूसरे के जादुई खजाने को छीनना बहुत सामान्य बात होगी। इसलिए शायद हर शक्ति के पास एक तुरुप का पत्ता होता है। कई बेहद उग्र गुर्राहटें सुनाई देती हैं। दूसरे भाई काले फेरो बीस्ट केकड़े को एजियो ड्रैगन ने कई बार पीछे धकेला है, इसलिए वह आखिरकार पागल हो गया है। वह अप्रत्याशित रूप से एजियो ड्रैगन और तीनों पीले वस्त्र पहने आदमियों पर हमला करना बंद कर देता है। इसके बजाय वह दूसरों पर हमला करता है। लेकिन इस समय 9 तलवारों वाला अमर भवन हमारे नीचे है। नीचे गोता लगाओ। रेवरेंड यानजू जोर से चिल्लाते हैं, सबसे पहले नीचे आओ। बाकी लोग भी नीचे कूद पड़ते हैं। इस खूनी युद्ध से गुजरने के बाद आखिरकार सभी लोग 9 तलवारों वाले अमर भवन के स्थल पर पहुंच जाते हैं। तुरंत वे सभी अराजक सूक्ष्म महासागर की तलहटी की ओर गोता लगाते हैं। पूफ, एक करुण चीख उठती है। उस हरे कपड़े पहने लड़की को जिसे बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला अपने साथ यहाँ ले गया है, एक काले जंगली केकड़े के पतले पैर ने सीधे कुचल दिया है। हालांकि ये उसके 2 विशाल पंजों से छोटे हैं, जिनमें से प्रत्येक कई मीटर मोटा है। ये पतले पैर भी लगभग आधा मीटर मोटे हैं और ये सभी लगभग 10 मीटर लंबे हैं। बूढ़े सन की 3 आंखों वाले के चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन वह इस भयंकर जानवर से लड़ने के बजाय और भी तेजी से समुद्र की तलहटी की ओर गोता लगाता है। अब किसी माथत की वजह से किसी जंगली जानवर से लड़ना बेकार है। और तो और बूढ़े सन की 3 आंखों वाले में भी इस जंगली जानवर से लड़ने की ताकत नहीं है। टकराना। चारों ओर पानी बिखरा हुआ है। ब्लैक ड्रैगन यान मो भी समुद्र में गोता लगा चुका है। उसके बाद वह तेजी से नीचे की ओर तैर रहा है। उसके पीछे वह बड़ा भाई फेरो बीस्ट केकड़ा अभी भी उसका पीछा कर रहा है। बस अब ब्लैक ड्रैगन केकड़े से काफी तेज है क्योंकि रक्त लाल रोशनी उसके शरीर के साथ मिल गई है। ब्लैक ड्रैगन यान मो बहुत तेज है, सचमुच बहुत तेज। कुछ ही देर में वह ओल्ड फ्री थरी-आइड, रेवरेंड यानजू, किन यू और बाकियों को पछाड़ देता है। कोई फायदा नहीं। किन यू के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे पता चलता है कि 2 फेरो बीस्ट केकड़े अचानक उसके पीछे दौड़ पड़े हैं। बेशक ये दोनों फेरो बीस्ट अकेले किन यू को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये सबको निशाना बना रहे हैं। वह बड़ा भाई केकड़ा शायद यान मो का पीछा कर रहा है। समूह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। हालांकि दिव्य जानवर हांग लुवान, जो कुछ समय पहले ही 6 में 9 स्वर्गीय क्लेशों से गुजरा है, समूह में सबसे धीमा है। सबसे आगे वाला काला फेरो बीस्ट केकड़ा सीधे हांग लुवान पर हमला करता है। एक तेज आवाज सुनाई देती है। इसके बाद आसपास का पानी गर्म होकर उबलने लगता है। होंग लुवान यान मो के अधीन एक दिव्य राक्षस है। उसे खून और आग से लथपथ देखकर वह तुरंत क्रोधित हो जाता है। हालांकि वह अकेले 2 दूजी चरण के भयंकर राक्षसों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यान मो तेजी से मुड़ता है। अपनी ड्रैगन पूंछ के एक झटके से वह एक काले फेरो बीस्ट केकड़े से टकरा जाता है। इसके बाद वह अपने 2 ड्रैगन पंजों से जूनू और होंग लुवान को पकड़ लेता है और पूरी गति से नीचे की ओर दौड़ता है। किन यू, ली, एयर, रेवरेंड यानशू, यीदा, एजियो ड्रैगन और ओल्ड फ्री थरी-आइड उसके पीछे चलते हैं। सबसे पीछे सीटू शू, जियाओ जियू, काले बालों वाला बूढ़ा आदमी और 3 पीले कपड़े पहने आदमी हैं। 9 तलवारों वाला अमर भवन कहाँ है? उस समय 9 Z तलवारों द्वारा प्रेषित मानचित्र के अनुसार यह 9 तलवारों वाला अमर भवन उनसे कई 100 मीटर नीचे होना चाहिए था, केवल कुछ 100 मीटर। सभी की दृष्टि को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसे पहले ही देख लेना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि उनके नीचे केवल चट्टानें और मूंगे हैं। 9 तलवार अमर हवेली कहाँ है? हर कोई थोड़ा स्तब्ध है। वे यहाँ आने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं, फिर भी 9 तलवारों वाला अमर भवन कहीं नजर नहीं आता। 9 तलवारों वाले अमर भवन के लिए उनमें से प्रत्येक को अनगिनत अधीनस्थों और भारी मानसिक प्रयास का सहारा लेना पड़ा है। उन्हें हर Z तलवार के लिए लड़ना पड़ा और 9वीं Z तलवार के लिए जगह ढूंढते हुए लगभग मर ही गए। डी लॉन्ग, डी जियान और डी शू को यान मो ने मार भी डाला। अंत में ही उन्हें पता चला कि 9 तलवारों वाला अमर भवन अराजक सूक्ष्म सागर में स्थित है। अराजक सूक्ष्म महासागर में प्रवेश करने के बाद उन्हें रास्ते में हत्या करनी पड़ी और लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी। यदि वे अमर हवेली में प्रवेश कर सकें तो सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई अमर हवेली नहीं है। ये यहाँ नहीं है। अपने अधीनस्थों जूनू और होंग लुवान को लेकर ब्लैक ड्रैगन यान मो चट्टानी पर्वत श्रृंखला पर खड़ा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। सिद्धांततः अमर हवेली यहीं होनी चाहिए। यहाँ कोई अमर हवेली क्यों नहीं है? बाकी लोग भी उतरते हैं और इस चट्टानी पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ते हैं।
हर कोई थोड़ा उलझन में है। गर्जना टिल्डर टिल्डर, एक भयंकर गर्जना सुनाई देती है। पीछा करते हुए दो विशाल काले फेरोबीस्ट केकड़े आ गए हैं। अनगिनत कठिनाइयों से गुजरकर इस जगह तक पहुंचने के बाद, 9 तलवारों वाले अमर भवन को न ढूंढ पाने और काले जंगली केकड़ों के हमले का सामना करने के बाद हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें। उन्हें बस यही लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर वे यहीं मर गए तो उनके साथ और भी ज्यादा अन्याय होगा। तुम भाग नहीं सकते। बड़ा भाई काला फेरोबीस्ट केकड़ा सबके सामने खड़ा होता है और ठंडे स्वर में कहता है, यान लैंग, बड़े भाई को मैं संभाल लूंगा। मैं दूसरे भाई को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा गठन बहुत अच्छा था। यी दा और कुछ अन्य लोगों की मदद से तुम दूसरे भाई फेरोबीस्ट से मुकाबला कर पाओगे। यान मो ने पवित्र इंद्रिय संचार के माध्यम से घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को बताया। बाकी लोगों के लिए इस जगह की तलाशी लें कि वहाँ कोई तंत्र है या नहीं। वह सीटू जू जैसे प्रतिभागियों की ओर देखता है। सभी लोग सिर हिलाते हैं। यान मो अकेले ही एक काले फेरोबीस्ट केकड़े से निपटने वाला है। एजियो ड्रैगन, 3 पीले वस्त्रधारी पुरुष, यी दा, रेवरेंड यानजू और ओल्ड फ्रीक थरी-आइड दूसरे भाई काले फेरोबीस्ट केकड़े से लड़ने के लिए सेना में शामिल होने वाले हैं। ये योजना बुरी नहीं है, लेकिन क्या इसे सचमुच लागू किया जा सकता है? तुम सब बहुत मूर्ख हो। बड़ा भाई काला फेरोबीस्ट केकड़ा जरा भी चिंतित नहीं दिखता। चूंकि विरोधी अभी तक कार्रवाई में नहीं आए हैं, इसलिए यान मो और सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी लड़ना नहीं चाहते। वे बस समय रोकना चाहते हैं ताकि बाकी लोग तंत्र का पता लगा सकें और उस 9 तलवारों वाले अमर महल का पता लगा सकें। यान मो जैसे शीर्ष विशेषज्ञ इन 2 फेरोबीस्ट केकड़ों को घूर रहे हैं, जबकि सीटू जू, जियाओ जियू, जूनू, बुरी तरह घायल होंग लुवान, किम यू और लियर सभी ध्यान से खोज रहे हैं। गैर जंगली जानवरों का खून बहुत सारे जंगली जानवरों को आकर्षित करेगा। तुमने हमसे इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, तुम्हारा खून जरूर कई जंगली जानवरों को यहाँ तक ले आएगा। उनमें से कुछ तो हमारे जितने ही ताकतवर हैं, कुछ तो हमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। बड़ा भाई काला फेरोबीस्ट केकड़ा अब आराम से बातें करता है। ऐसा लगता है कि उसे बातचीत का मौका बहुत पसंद है। साधारण फेरोबीस्ट बात नहीं कर सकते, केवल कुछ बुद्धिमान फेरोबीस्ट ही बात कर सकते हैं। यान मो, एजियो ड्रैगन, यी दा और वे लोग जो सावधानी से तंत्र की खोज कर रहे हैं, जैसे कि किम यू, सभी के चेहरे का रंग बदल जाता है। तो यही कारण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पहली फेरोबीस्ट शार्क को मारने के तुरंत बाद कई और फेरोबीस्ट ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। ऐसा लगता है कि गैर फेरोबीस्ट का खून आसपास के फेरोबीस्ट को आकर्षित करेगा। इस पल एक के बाद एक भयंकर गुर्राहटें सुनाई देती हैं। उसी समय कई जोड़ी रक्त लाल आंखें दौड़ती हुई आती हैं। सब जानते हैं कि इसका मतलब है कि और भी खूंखार जानवर आ रहे हैं। 6 फेरोबीस्ट, जिनमें से 3 डोंगक्सू चरण के आसपास हैं, जिनमें से 2 कोंगमिंग चरण पर हैं और जिनमें से एक डुजी चरण तक भी पहुंच गया है। कोई बात नहीं, यान मो के चेहरे का रंग बदल जाता है। दूजी अवस्था के 2 फेरोबीस्ट से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अब एक और फेरोबीस्ट आ गया है जो उन 2 काले फेरोबीस्ट केकड़ों से कमजोर नहीं है। हालांकि जब वहां मौजूद सभी लोगों का दिल कांप रहा होता है, तो कई और रक्त लाल आंखों वाली जोड़ियां आने पर फिर से कई उग्र गुर्राहटें उठती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इस स्थान पर और अधिक जंगली जानवर एकत्रित होते जाते हैं। अब क्या होगा? यान मो, नीला ड्रैगन यान मो को बहुत ही भद्दे भाव से देखता है। फिलहाल उनके बीच लड़ाई की कोई संभावना नहीं है। किम यू, लियर और बाकी लोग खोज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इन फेरोबीस्ट्स पर भी ध्यान दे रहे हैं। सभी पर बहुत दबाव है। अब तक फेरोबीस्ट्स की संख्या कई दर्जन तक पहुंच चुकी है। उनमें से 5 तो दूजी स्टेज पर हैं और लगभग 10 कोनमिंग स्टेज पर। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है। 5 दूजी चरण वाले फेरोबीस्ट सबसे आगे हैं। विदेशी जियूजेन दुनिया की तुलना में अराजक सूक्ष्म महासागर में स्थित फेरोबीस्ट की यह दुनिया निश्चित रूप से सचमुच एक ऐसी दुनिया है जहां शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है। यहाँ मौजूद 10 अजनबियों में से हम भाई उस काले अजगर और उसके साथ वाले 2 लोगों को चाहते हैं। बड़ा भाई काला केकड़ा कहता है। दूजी चरण के 5 फेरोबीस्ट्स के बीच में जो है वह एक टाइगर शार्क है, लेकिन उसके माथे पर 2 तीखे रक्त लाल सींग हैं। वह बहुत धीरे से कहता है, मुझे बाकी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 चाहिए, वह आदमी और वह लड़की। 2 सींगों वाला ये फेरोबीस्ट टाइगर शार्क किसी और का नहीं बल्कि किम यू और लियर का जिक्र कर रहा है। उनकी रक्त लाल आंखें उन्हें लालच से घूर रही हैं। अब जाकर सबको पता चला कि 5 दूजी चरण वाले फेरोबीस्ट उन्हें अपना शिकार मानते हैं और उन्हें आपस में बांट रहे हैं। लेकिन इस समय एक भयंकर गहरी दहाड़ सुनाई देती है। 5 दूजी चरण वाले फेरोबीस्ट अचानक चौंक जाते हैं। इसके तुरंत बाद वे अलग हो जाते हैं। सभी को बस एक बहुत बड़ा फेरोबीस्ट दिखाई देता है जो दूर से उनकी ओर आता हुआ कई 100 मीटर ऊंची काली वस्तु जैसा दिखता है। यान मो, यी दा, किम यू और अन्य लोगों को महसूस होता है कि उन पर दबाव फिर से बहुत बढ़ गया है। ये सैकड़ों मीटर ऊंची विशाल काली वस्तु कोई और नहीं बल्कि एक विशालकाय ऑक्टोपस है। ये ऑक्टोपस बहुत ही अजीब है क्योंकि इसके तंबुओं की संख्या असाधारण रूप से बड़ी है। पहली नजर में इसमें अप्रत्याशित रूप से कई 10 तंबू दिखाई देते हैं। सामान्य ऑक्टोपस में 8 तंबू होते हैं, लेकिन इस ऑक्टोपस में तो कई 10 तंबू हैं। इसके अलावा इस ऑक्टोपस की केवल एक ही रक्त लाल आंख है। एक आंख वाला फेरोबीस्ट ऑक्टोपस बीच में खड़ा है। वे 5 दूजी चरण वाले फेरोबीस्ट एक साथ बहुत सम्मानपूर्वक उसके पीछे पीछे चलते हैं। दाचिंग स्टेज फेरोबीस्ट,
एजियो ड्रैगन धीमी आवाज में कहता है। दूसरों के चेहरों का रंग बदल जाता है। एक आंख वाला ऑक्टोपस नीला ड्रैगन पर एक नजर डालता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दाचिंग चरण का एक फेरोबीस्ट हूँ? तुम तो बस एक कोंगमिंग चरण का दिव्य जानवर लगते हो। बुद्धिमत्ता के मामले में यह एक आंख वाला ऑक्टोपस 5 दूजी चरण के फेरोबीस्टों से काफी बेहतर है। एजियो ड्रैगन का दिल तेजी से धड़क रहा है। वह तुरंत कहता है, मुझे अंदाजा हो गया था, मुझे अंदाजा हो गया था। उन पांचों को तुम्हारे प्रति इतना सम्मान दिखाते देखकर मैं अंदाजा लगा पाया। एक दाचिंग स्टेज फेरोबीस्ट कम नहीं, ये दाचिंग चरण के दिव्य राक्षसों के करीब का प्राणी है। अगर वह यहाँ सबको मारना चाहता है तो उसे बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हालांकि इस समय पानी के नीचे की चट्टानी पर्वत श्रृंखला जिस पर हर कोई खड़ा है से अलग अलग रंगों की प्रकाश किरणें निकलती हैं, जैसे चमकीला पीला, चमकीला सफेद, नीला वगैरह। किसी भी चीज से पूरी तरह अप्रभावित ये रोशनियां अंधकार को नष्ट कर देती हैं, जिससे पर्वत श्रृंखला के कई दसियों ली के दायरे में पानी काफी चमकीला हो जाता है। आह टिल्डर टिल्डर टिल्डर। वह एक आंख वाला ऑक्टोपस अचानक पीड़ा से चीखता है। उसके शरीर पर कुछ प्रकाश किरणें पड़ी हैं, जिसकी वजह से वह जंग खा गया है। उसका खून रिसने लगता है। एक दर्दनाक गुर्राहट के साथ एक आंख वाला ऑक्टोपस अपने शरीर को हिलाकर तुरंत भाग जाता है। दूजी चरण के पांचों फेरोबीस्ट भी दर्द से कराहते हैं। लगता है वे दर्द सहन नहीं कर पा रहे। उन सबका खून बह रहा है। वे बिना देर किए पलटकर भाग जाते हैं। यानमो, किन यू और बाकियों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। ऐसा लगता है कि उन रोशनियों का असर सिर्फ उन पर ही पड़ता है, क्योंकि उनकी गति बहुत धीमी होती है। लेकिन फिर भी वे कई दसियों ली से ज्यादा दूर जाकर बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कोंगमिंग चरण और डोंगक्सू चरण के फेरोबीस्ट सभी दर्द से चीखते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बहुत धीमे होते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उनकी सुरक्षा कमजोर होती है, इसलिए कुछ ही देर में उनके शरीर सड़ जाते हैं और फिर राख में बदल जाते हैं। यानमो, यीदा, रेवरेंड यानजू, किनयू, ओल्ड फ्रीक थरी आयड और अन्य सभी अचंभित हैं। एक अत्यंत शक्तिशाली दाचिंग चरण का फेरोबीस्ट इन रोशनियों से अप्रत्याशित रूप से डर गया। इतना ही नहीं, वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया। और कोंगमिंग चरण के फेरोबीस्ट तो सीधे राख में बदल गए। अमर हवेली, 9 तलवारें अमर हवेली। एक विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई देती है। ये किसी और ने नहीं बल्कि जियाओ जियाओ ने ही कही थी। सब लोग मुड़कर देखते हैं कि प्रकाश की और भी किरणें निकल रही हैं, लेकिन वह चट्टानी पर्वत श्रृंखला अचानक टूटने लगती है और एक बहुत बड़ी इमारत उभरने लगती है। चमत्कारी रोशनी में नहाया हुआ एक शानदार अमर भवन अंततः दिखाई देता है। कोई भी जंगली जानवर रोशनी से प्रकाशित कई दसियों ली के दायरे वाले क्षेत्र के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि किन यू, यानमो और अन्य लोगों पर रोशनी पड़ने का कोई असर नहीं होता, बल्कि उनके पूरे शरीर को आराम महसूस होता है। चट्टानी पर्वत श्रृंखला और तेजी से टूटती जाती है। अंत में पूरे अमर भवन का स्वरूप प्रकट होता है। प्रकाश पुंजों की रोशनी में एक अमर भवन प्रकट हुआ है, जो पूरी तरह से जेड से बना हुआ प्रतीत होता है। इसकी शक्तिशाली आभा हर किसी के हृदय को झकझोर देती है। हे भगवान, क्या यही अमर भवन है? फिलहाल हर कोई इस अमर हवेली को देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न है। जब इसका स्वरूप इतना प्रभावशाली है तो इसके अंदर खजाने की कमी कैसे हो सकती है? एक पीड़ा भरी चीख उठती है। किनयू का चेहरा अचानक बदल जाता है, क्योंकि उसके बगल में बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला अचानक ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वह युआनयन भी छेद कर नीचे गिर जाता है। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला, जो बेहद दुर्जेय था, यूं ही मर गया। किनयू जानता है कि उसकी हालत खराब है। साथ ही उसे पीछे से एक भयानक शक्तिशाली विस्फोट का एहसास होता है। वह आक्रमण के अधीन है। ऐसा महसूस होने के बावजूद अब उसके पास इससे बचने का कोई समय नहीं है, क्योंकि दुश्मन बहुत तेज है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पूरी ताकत लगानी होगी। इसलिए वह दाईं ओर से बचने की पूरी कोशिश करता है। कम से कम वह अपने सिर या डेंटियन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लियर, जैसे ही किनयू अपने शरीर से बचने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि लियर अचानक उसके पीछे आ गया है और उसकी पीठ को ढक रहा है। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक पाता। एक तेज आवाज सुनाई देती है। लियर के शरीर से पारदर्शी लहरें निकलती हैं, जो उस भयानक हमले को आसानी से टाल देती हैं। उसके सुरक्षात्मक जादुई खजाने को खेल में लाया गया है। उस हमले से ओल्ड फ्रीक थरी आयड आसानी से फट सकता था, लेकिन लियर ने उसे बड़ी आसानी से रोक दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि किनयू और ओल्ड फ्रीक थरी आयड ही रहस्यमय हमलावर के निशाने पर नहीं हैं। साथ ही दूसरों पर भी हमला हुआ है। बूम 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 बूम, धमाकों की एक श्रृंखला उठती है। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो जाती हैं। जब धूल बैठ गई, किनयू चारों ओर देखता है। रेवरेंड यानजू, यीदा, सेतु जू और जियो जियू अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जियो याओवादी इस समय यानमो एक घुटने पर है। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया है और उसके खून ने जमीन के एक बड़े हिस्से को ढक लिया है। इसके विपरीत नीला ड्रैगन एक करवट लेटा हुआ है। वे 3 पीले वस्त्रधारी आदमी उसे सहारा दे रहे हैं। यानमो के 2 अधीनस्थ जूनो और होंग लुवान जमीन पर गिर पड़े हैं, बिल्कुल बेजान। वे पहले ही मर चुके हैं। अरे अरे युवती, तुम जरूर स्टेलर टावर से हो, है ना? तुम तो बिना मरे मेरा एक वार भी झेल पाई, तो उस अमर योद्धा का जादुई खजाना तुम्हारे पास जरूर होगा। लगता है स्टेलर टावर का अमर योद्धा वाकई अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। अमर हवेली के सामने खड़ा एक काले वस्त्रधारी आदमी मुस्कुराते हुए कहता है।
उसके बगल में एक और काले वस्त्र वाला आदमी खड़ा है। जाहिर है अभी हमलावर यही रहस्यमय काले वस्त्र वाला आदमी है। काले वस्त्र पहने दो आदमियों को देखकर जियो जियो तुरंत खुश हो जाता है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और आदरपूर्वक कहता है, महाराज और महामहिम, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जियो जियो हूँ।